असल मसला क्या है कि जिस तरह हम चाहते हैं इस तरह एफबीआर को भी चाहना चाहिए। जो नोटिस निकलते हैं, जो चीजें निकलती हैं, उस पे हम अगर अमल करते हैं तो दूसरी साइड पे एफबीआर के एम्प्लॉयज को भी अमल करना चाहिए, चाहे वो सीटीओ हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर हो, क्योंकि ताली दोनों हाथ से बजती है। हम एक गाड़ी के व्हील हैं, दोनों व्हील एक साथ चलेंगे या चारों व्हील एक साथ चलेंगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, मुझे हर रोज शिकायत करते हैं लोग कि साहब ये नोटिफिकेशन आया है और आरटीओ ऑफिस वाले जवाब नहीं दे रहे, कमिश्नर जवाब नहीं दे रहे। तो मैं आज, आप सब मौजूद हैं तो मैं आप सबके सामने इसलिए बोलना चाह रहा हूं ये बातें कि ये शिकायत आती है तो मैं आप लोगों के हाथ जोड़ता हूं कि आप लोग भी इसी तरह कोऑपरेट करें। जो आपका कोई नोटिस आता है, जो हम करते हैं, आप लोग भी इस तरह करें कि जो चीज लिखी हुई है उस पर अमल करें, ताकि हमको लोग फोन ना करें। और हम नहीं चाहते कि लोग, बल्कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हर तकरीर में और प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं कि हम ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म करने की बात कर रहे हैं, हम एआई की बात कर रहे हैं, हम आईटी की बात कर रहे हैं। तो ये आज आईटी हम कर रहे हैं, देखें ये आईटी है, ये ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म हो रहा है। ये आप मेंबर आईटी है दीजिए। आज के दौर में इस तरह लोगों को जमा होना चाहिए नहीं। आज वो दौर आ गया, ऑनलाइन बच्चे खाना मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, हर चीज ऑनलाइन करते हैं, वीजा फॉर्म ऑनलाइन भरते हैं, पासपोर्ट ऑनलाइन भरते हैं, पासपोर्ट आ जाता है। यही हो रहा है दुनिया में। तो हम जो है पुराने दौर में जा रहे हैं या नए दौर में जा रहे हैं, ये हमें फैसला करना चाहिए, क्योंकि हम सब मिलके करेंगे तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैं इसके साथ माफी भी चाहूंगा अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो। मैं मैडम आपके माइक आपके हाथ में दूंगा, आप स्टार्ट करें प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप लोग आए, और हमारी तरफ से काफी माजरत कि ये सेशन जरा सा लेट हुआ। यहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं, एफबीआर एक ऐसा इदारा है, उसके बहुत सारे फैसेट्स हैं जिसमें ऑपरेशनल लेवल्स पे बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। आज का सेशन खास तौर पे डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट पहले ही से कह रही हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इतने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के अगर हों तो वो हम डिफरेंट सेशंस में रख सकते हैं। अगर कोई कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से अगर आपको आसानी से हम अगर समझाना चाहते हैं तो आप अपने क्वेश्चंस को जो इस सेशन के बाद होंगे, प्रेजेंटेशन के बाद होंगे, उनको फोकस्ड कर लें डिजिटल इनवॉइसिंग में। मेरा नाम आयशा फारूक है, मैं डीजी आईटी एंड डिजिटल इनिशिएटिव्स हूँ। एफबीआर हेडक्वार्टर्स से स्पेसिफिकली इसलिए आई कि ये डिजिटल इनवॉइसिंग का एक स्टेप डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफबीआर का पिछले 8 महीने से चल रहा है। और जैसा कि आपने बहुत सही कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर और चेयरमैन एफबीआर, हर कोई इन सारी चीजों की वजह से जो आप लोग फेस करते रहे हैं बिजनेसेस को रन करने में, हम ह्यूमन इंटरफेस को रिड्यूस करना चाहते हैं। तो उन्हीं के अंदर एक स्टेप है जो कि डिजिटल इनवॉइसिंग का है। इसमें आप लोगों के 2 स्पेसिफिक एतराजात हमारे पास पहुंचते थे कि जी ह्यूमन इंटरवेंशन है, नोटिस के लेटर्स के जवाब नहीं आते, हाई कॉस्ट ऑफ बिजनेस है, कंप्लायंस में मसला है, रियल टाइम रिपोर्टिंग में मसला है, और ऑडिट के अंदर हमारे पास वो चीजें नहीं होती जो आप लोग मांगते हैं, तो उसकी वजह से हम फंस जाते हैं। अक्सर ये बात आती थी। तो डिजिटल इनवॉइसिंग क्या करेगा कि वो आप लोगों को एक फॉर्मेट देगा जो कि एक यूनिफॉर्म होगा, वो आपकी रिटर्न्स को ऑटो पॉपुलेट भी इवेंचुअली करेगा। इसको दुनिया में बहुत पहले अपना लिया गया है, और इंडिया और मेक्सिको और बाकी सारी कंट्रीज जो हैं वो इसी सिस्टम से ही चलती थी। एफबीआर में और सार्क कंट्रीज में ये अभी रिसेंटली इनिशिएट हुआ है, और एफबीआर ने इसको बाय लॉ अंडर रूल 150X(F) एंड SRO 69 इसे मैंडेटरी भी कर दिया गया है। इसकी डेडलाइन अभी
SRO 709 में आई है, जिसमें 1 जून में कॉर्पोरेट सेक्टर और आहिस्ता आहिस्ता Tier 1 1 जुलाई तक का हमने ये किया हुआ है। लेकिन ये वहां तक महदूद नहीं होगा, इसको आप आगे भी एक्सटेंड कर सकेंगे। तो जब ये हमने इनिशिएट किया तो इसमें लाइसेंस इंटीग्रेटर हमारे पास सिर्फ एक थे शुरू में, हबल, और वो कर रहे थे कॉर्पोरेट सेक्टर का। अब जिस मैग्नीट्यूड की जो विजन है, जिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन FBR जिसकी तरफ गामजन है, उसके लिए ये जरूरी था कि हम मजीद लाइसेंस इंटीग्रेटर्स लाते, जिसपे हमने ये काम किया और हमने उसको EY, वेब DNA और लाइसेंसेस दे दिए। और अनकरीब हम इसको और ओपन कर देंगे सारा साल, जिसके अंदर मुख्तलिफ लोग अप्लाई कर सकते हैं एज लाइसेंस इंटीग्रेटर्स, ताकि आप लोगों के लिए कोई ये कदम ना रह जाए कि आप लोग ये नहीं कर सक रहे थे या हम लोग आपकी तरफ से एक्सटेंड नहीं करते थे। होता क्या है कि ग्लोबली इस लाइसेंस इंटीग्रेटर की फीस होती है फॉर एवरी डिजिटल इनवॉइस। इस दफा हमने क्या किया कि हमने इसको उनके लिए खुला नहीं छोड़ा, उसको हमने फिक्स कर दिया एक स्पेसिफिक अमाउंट के ऊपर कि वो 10 रुपए से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। और वो भी काफी नहीं समझा, तो फिर हमने ये कहा कि ये आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप कौन सा लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करेंगे। तो पराल जो है वो FBR का लाइसेंस इंटीग्रेटर होगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट ये प्रोवाइड करेगा सर्विस आपको। उसके डिफरेंट APIs होंगे जिसमें आपका सिस्टम का होगा। तो आपके जो बिजनेसेस के जो रजिस्टर्स वगैरह बनते थे वो एक तरह से ऑटो पॉपुलेशन में चले जाएंगे। मैं इससे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी क्योंकि आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे सवालात करने होंगे। यहाँ पे आबिद साहब पराल की तरफ से हैं, पहले उनकी प्रेजेंटेशन सुन लेंगे और फिर आपके सारे चीफ कमिश्नर्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनसे आपका इंटरेक्शन हर वक्त होता रहता है। कोई ऐसे क्वेश्चंस जो कि इमिडिएटली आपको जो क्लियर नहीं होते इस चीज सिस्टम को रोल आउट करने में, तो वो बेहतर होगा कि आप उसके ऊपर से स्टार्ट लें और फिर उसके बाद वी कैन गो ऑन फ्रॉम देयर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन के आगे से थोड़ा हट जाए, थोड़ा पीछे हो जाए, ताकि प्रेजेंटेशन जो है स्क्रीन पे दी जाएगी। और तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि कोई अगर एक सवाल एक दफा हो गया है तो उसको रिपीट ना करें, क्योंकि है और जो है जिसने क्वेश्चन करना हो तो नहीं, रिटर्न में तो कागज का है सबके पास, रिटर्न में दें, कोशिश करें या हाथ उठाएं। पेड मंगाने अपने पास और रिटर्न में दें तो ज्यादा अच्छा है, ताकि हमारा पूरा जो है वो मेंटेन भी रहेगा कि हम रिकॉर्डिंग तो कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग जो है बाद में हम अपने वेबसाइट पे लगा देंगे और FBR वाले भी लगा देंगे, ताकि लोगों को उससे उनके मसला काफी आसान हो जाएगा हल होने के लिए। तो आगे से हट जाएं, थोड़ा साइडों में हो जाएं, इसको क्लियर कर दें। अपना जो जूम पे है वो माइक अपना ऑफ कर दें जब वो हैंड रेस करेंगे और उसके बाद उनका नाम पुकारेंगे जब माइक ऑन करना। साथ साथ अपने यहाँ माइक सबके ऑफ कर दो, बंद है तो फिर कहाँ से आवाज है। तो स्क्रीन स्क्रीन क्लियर कर दे प्लीज, और थोड़ा पीछे हट जाए वरना सारा काम बेकार हो जाएगा यहाँ। भाई मजबूरी है, क्या करें भाई, अब हमारे पास जगह ही इतनी है, मेहमान ज्यादा है। तो भाई थोड़ा सा आप लोग पीछे हट जाओ या बाहर चले जाओ, वहां आवाज आ रही है, समझे। हैं? मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी नहीं साहब, वो जो जिले में प्राण के आबिद भाई। थैंक यू बुलवानी साहब। अब सब लोग खामोश हो जाए बिल्कुल। होने दो।
अपना अपना जो है अपना वीडियो बन रहा है ना, ये अपने क्या नाम है, अपना क्या नाम है, आमिर, आमिर वीडियो बना रहे हो तुम? रिकॉर्ड हो रहा है ना? बस तो इनको दे देना मीडिया वालों को। ठीक है, शुरू करें आप इधर। जी, थैंक यू बुलवानी साहब। हम शुक्रगुजार हैं जी बुलवानी साहब और केसीसीआई मैनेजमेंट का कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म इस अवेयरनेस सेशन के लिए प्रोवाइड किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ जी मैडम आयशा फरूक का कि जी वो इस्लामाबाद से इस सेशन को अटेंड करने के लिए तशरीफ लाई, और ज़ुबैर बिलाल साहब, जाहिद मसूद साहब और आफ्ताब आलम साहब। ये आप लोगों ने शायद देखा होगा, जैसे SRO 709 की कंप्लाइंस करनी है अब सारे टैक्स पेयर ने, कॉर्पोरेट सेक्टर और नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर ने। तो उसके लिए ये एक सिस्टम जो अभी हम इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे, इंतहाई सिंपल है। इसमें सिंपल सी रजिस्ट्रेशन के 3-4 स्टेप्स हैं, वो आपने फॉलो करने हैं। और रजिस्ट्रेशन स्टेप फॉलो करेंगे तो उसके साथ उसके बाद आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, जिसमें आपको बड़ी आसानी होगी कि ऑलरेडी आप पहले सेल टैक्स रिटर्न में मैनुअली अपनी इनवाइसेस डालते हैं या अपलोड करते हैं। जब आपके सिस्टम से कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपका अनेक्शर सी जो सेल टैक्स रिटर्न का वो फिल कर देगा, और उसके अगेंस्ट आपके जो बायर्स हैं वो इनपुट ले सकते हैं। तो एक आप लोगों के लिए भी ये एक बड़ा एक है कि जी आपका जो जो फैसिलिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जी आप लोगों के लिए भी आसानी होगी कि जी आप जो इतनी एफर्ट करते थे मैनुअल इनपुट के लिए, एंट्री के लिए, तो वो एक हो जाए। दूसरा जो जैसे पहले बताया मैडम ने कि जी 4 लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं, जिसमें प्राल जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहा है और बाकी अपनी सर्विस चार्ज करेंगे। अब ये आप लोगों पे डिपेंड है कि जी आप किस सर्विस जो लाइसेंस इंटीग्रेटर को चूज करते हैं। बैक एंड पे प्लेटफॉर्म एक ही है, वो प्राल का प्लेटफॉर्म है, एपीआर का प्लेटफॉर्म है, जिस पे जाके इनवाइसेस ने लैंड करना है और आगे रिटर्न का पार्ट बनना है। तो मैं उमैर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि जो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। उसके बाद मैं अवेलेबल हूँगा जी क्वेश्चंस आपके जो हैं उसको एड्रेस करने के लिए। थैंक यू। नहीं, आप सुनिए। हाँ जी, मैं मौजूद हूँ, मैं देख रहा हूँ। आप लोगों को बात करनी है, प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फिर उसके बाद नहीं, मेरा ख्याल है प्रेजेंटेशन के बाद करेंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। Okay, Bismillahirrahmanirrahim. First of all, Assalamu alaikum to all of you. जैसे कि डिजिटल इनवॉइसिंग के हवाले से अभी मैडम ने बहुत डिटेल में आपको ब्रीफ कर दिया है। बेसिकली ये एक ऑनलाइन अप्रोच है बिजनेसेस के लिए, जिसके ज़रिए वो अपने सिस्टम्स को एफपीआर के साथ इंटीग्रेट करेंगे, ताकि उनकी जो इनवॉइसेस हैं वो रियल टाइम में ना सिर्फ रिकॉर्ड की जा सकें बल्कि उनको मॉनिटर और ट्रैक भी किया जा सके। इसमें हमारे पास बेसिकली 3 स्टेक होल्डर्स होंगे, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और एफपीआर। यहाँ अगर लाइसेंस इंटीग्रेटर की बात करें तो बेसिकली ये नोटिफाइड बाय एफपीआर लाइसेंस इंटीग्रेटर टैक्स पेयर को फैसिलिटेट करेंगे इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने में, ताकि वो अपने सिस्टम को एफपीआर के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर सकें। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो हमारे पास 2 लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं, एक है प्राल। अगर आप प्राल को चूज करेंगे एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा इंटीग्रेशन की। लेकिन अदर देन प्राल, अगर आप दीगर जो हमारे लाइसेंस इंटीग्रेटर हैं आप उनको चूज करते हैं तो उनका एक स्पेसिफिक फी होगी जो अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट आप उनको पे करेंगे। जैसा कि आबिद साहब ने अभी काफी डिटेल में इलेबोरेट किया है इस चीज को
कि अगर आप कोई और लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करते हैं तो बेसिकली वो भी पराल और एफपीआर का जो सिस्टम है वही यूज कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप पराल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करते हैं तो आपकी जो आईटी एंड इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की जो डिक्लेरेशन है वो डायरेक्ट एफपीआर के सिस्टम में जो है वो सबमिट हो जाएगी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर एफपीआर के साथ कनेक्ट करेंगे तो पहले लाइसेंस इंटीग्रेटर जो कि पराल है उसके साथ टैक्स पेयर को कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि वो एफपीआर के सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सके, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये इंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर इसके सिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले डिजिटल इनवॉइसिंग का रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल है, और अभी हम उसको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझेंगे। इसके बाद सैंडबॉक्स और प्रोडक्शन की एपीआई टेस्टिंग और लाइव डाटा पोस्टिंग है, और इसके साथ साथ इनवॉइस एक्विजिशन एपीआई और हमारे कुछ रेफरेंस एपीआई जो है वो अवेलेबल हैं, जो हमारे टेक्निकल डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल होंगे, और उसमें डिटेल में पूरा प्रोसेस इंटीग्रेशन का जो है उसमें आपको हेल्पफुल रहेंगे। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले तस्करा किया है कि हमारे पास इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो तीन है, टैक्स पेयर, लाइसेंस इंटीग्रेटर और टैक्स ऑफिसर। अब जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसमें टैक्स पेयर और लाइसेंस इंटीग्रेटर जो है ये इन्वॉल्व रहेंगे। सबसे पहले जो टैक्स पेयर है वो लाइसेंस इंटीग्रेटर पराल को चूज करेगा, उसके बाद वो अपने टेक्निकल कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा, और उसके बाद वो अपने आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए आईपी की डिटेल जो है वो सबमिट करेगा। सबमिशन के बाद एप्लीकेशन जो है वो लाइसेंस इंटीग्रेटर के पास जाएगी, जहां एक्सेप्टेंस के बाद सैंडबॉक्स टेस्टिंग जो है वो इनिशिएट होगी, और सैंडबॉक्स टेस्टिंग की सेम इंफॉर्मेशन जो है वो टैक्स पेयर के पास विजिबल होगी, जहां से वो अपनी टेस्ट इनवॉइसेस जो है वो जनरेट करेंगे, और उनके सक्सेसफुल जनरेट हो जाने के बाद फिर लाइसेंस इंटीग्रेटर जो है वो प्रोडक्शन के लिए टोकन जनरेट करेगा, जो डिटेल टैक्स पेयर को अवेलेबल हो जाएगी। इसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि जो एफपीआर का इनवॉइस नंबर है वो इनवॉइस रिसीप्ट पे 28 डिजिट का मेंशन होना ज़रूरी है, प्लस क्यूआर कोड जो कि 1/1 इंच की डायमेंशन के साथ मेंशन होना ज़रूरी है, प्लस डिजिटल इनवॉइसिंग का ये जो लोगो आपको भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये भी इनवॉइस के ऊपर प्रिंट होना ज़रूरी है। अब हम लाइव स्क्रीन पे देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझेंगे कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आपने किस तरह से फॉलो करना है। ये लॉगिन की स्क्रीन है, यहाँ पे जो टैक्स पेयर है वो अपनी क्रेडेंशियल्स एंटर करने के बाद लॉगिन करेंगे। ये डैशबोर्ड है जहाँ पे टॉप पे आपको पिन पॉइंट से नजर आ रहा है डिजिटल इनवॉइसिंग का लोगो। इस लोगो पर क्लिक करने के बाद आप बाकायदा तौर पे डिजिटल इनवॉइसिंग की रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो इनिशिएट करेंगे। ये स्क्रीन आपके पास विजिबल है, बेसिकली ये इंटीग्रेशन मोड की है जहाँ पे आपने चूज करना है लाइसेंस इंटीग्रेटर, और यहाँ पे आपको दो टैब विजिबल होंगे, प्रोसीड विद पराल एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर या अदर लाइसेंस इंटीग्रेटर। पराल के टैब पे आप क्लिक करने के बाद इसे जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जो आपका टेक्निकल कॉन्टैक्ट पर्सन है उसकी डिटेल प्लस आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिटेल यहाँ पे प्रोवाइड करने के बाद आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको आईपी वाइट लिस्टिंग के लिए आईपी की डिटेल प्रोवाइड करनी होगी। बेसिकली सिस्टम की सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्पेसिफिक आईपी जो आप प्रोवाइड करेंगे उन्हीं को वाइट लिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे 3 एड्रेसेस की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अगर मोर देन 3 आईपी एड्रेसेस हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे पिन पॉइंट एरो जो है वो हाईलाइट पिन पॉइंट कर रहा है, यहाँ पे सैंपल फाइल डाउनलोड करने की ऑप्शन है एक्सेल की फाइल डाउनलोड करने के बाद आप मल्टीपल आईपी एड्रेसेस अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट आप फिल करके अप टू 1 MB की फाइल जो है वो 1 गो में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ से सबमिट करने के बाद आपकी एप्लीकेशन जो है वो बाकायदा तौर पर पराल में सबमिट हो जाएगी। पराल की एक्सेप्टेंस के बाद सैंडबॉक्स की जो टेस्टिंग है वो इनिशिएट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर पर्पल कलर में 3 टैब हैं। सैंडबॉक्स के साथ इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होगी वो अवेलेबल हो जाएगी। पहला जो एरो है ये वेब एपीआई डिटेल्स की तरफ पिन पॉइंट कर रहा है। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो एपीआई सैंडबॉक्स टेस्टिंग के लिए जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। सेकेंडली सैंपल जेसन कोड है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो आपको विजिबल हो जाएंगे।
प्लस यहाँ पे अगर आप सैम्पल डॉट नेट कोड देखना चाहेंगे तो वो भी यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। ये इंटीग्रेशन करने के लिए टेस्ट इन्वायरमेंट में आपको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। इंटीग्रेशन कंप्लीट करने के बाद जब टेस्ट इनवाइसेस जनरेट की जाएंगी तो उसका यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे एक टेबल आपको नजर आ रहा है ब्लैक हेडर के साथ। यहाँ पे लास्ट कॉलम में है स्टेटस। तो जो इनवाइसेस आपकी सक्सेसफुली यहाँ पे पोस्ट हो जाएंगी, इसका मतलब आपके सैंड बॉक्स में जो टेस्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो प्रोडक्शन का टैब है हमारे पास। यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए इंटीग्रेट करने के लिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे एपीआई की डिटेल के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे टेबल पे तो उसकी आपके पास प्रोडक्शन की जो एपीआई है वो विजिबल हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड टोकन है, इसके टैब पे क्लिक करने से सिक्योरिटी टोकन जो है वो विजिबल हो जाएगा। जब लाइव डाटा पोस्ट होगा तो उसके बाद ये आपके पास इनवाइसेस की जो डिटेल है वो यहाँ पे विजिबल हो जाएंगी। जितनी भी इनवाइसेस पोस्ट होंगी वो यहाँ पे फिल्टर के साथ आप डेट का फिल्टर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे उसकी समरी जो है वो विजिबल होगी। प्लस नीचे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में भी आप देख सकते हैं, इसमें भी फिल्टर अवेलेबल है। आप डेली, मंथली, क्वार्टरली या ईयरली देख सकते हैं। प्लस आप इनवाइस टाइप के हिसाब से भी इसको फिल्टर लगा के इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। फर्दर अगर आप इनवाइस सर्च के टैब में जाएंगे तो यहाँ पे आई थिंक स्क्रीन, इसको मैनुअली आगे कीजिएगा प्लीज, रिमोट काम नहीं कर रहा। जी, यहाँ पर सेल्स टाइप को फिल्टर लगाएंगे कि आप सेल्स, जी, यहाँ सेल्स टाइप को फिल्टर लगा के आप चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी टाइप की इनवाइसेस की जो है वो सर्च करना चाह रहे हैं। तो जब सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो इनवाइसेस का एक टेबल आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इनवाइसेस जो है वो विजिबल हो जाएंगी और इनको आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे पीडीएफ में। जैसा कि मैंने आपसे पहले तज़किरा किया है कि टेक्निकल इंटीग्रेशन के लिए जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है वो अवेलेबल होगा आपके पास और अभी ये एफपीआर की वेबसाइट पे अपलोडेड है। प्लस जो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको प्रोसेस बताया है डिटेल में, फर्दर डिटेल के साथ यूजर मैनुअल भी इसका अवेलेबल है जो कि पराल और एफपीआर दोनों की वेबसाइट पे अवेलेबल है। प्लस अगर आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए हमारा डेडिकेटेड ईमेल एड्रेस digital.invoicing@gmail.com.pk और ये हेल्पलाइन नंबर जो आपको विजिबल है स्क्रीन पे, इसके थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं हेल्प के लिए। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। एक मिनट, आपको पहले वीडियो चलवाना चाहते हैं अपनी? अच्छा, साथ वीडियो चला देना पहले, फिर क्वेश्चन आंसर सेशन कर दो। चलाना चाहते हैं
तो साथ घूम पे आ जाओ, साथ घूम पे आ जाओ। जुबैर भाई, आपको आवाज आ रही है हमारी? जुबैर भाई, आप इधर आ जाओ, ये आगे का जो फैक्टर लेंगे वो इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। तो बाहर कुर्सियां लग गई हैं, अगर बाहर अगर कोई बैठना चाहे बाहर स्पीकर पे भी आवाजें आएंगी। अब कोई वीडियो तो अब कोई इसमें चलना नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन होगा तो बाहर से आवाजें आएंगी। नहीं नहीं, आपको नहीं करना, आप लोग पास खड़े। ये गेट है ना, ये बंद कर दीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन आंसर का अच्छा जी, भाई किसी ने क्वेश्चन करना है जाना कोई बोले। जी सामिकुल जी, मेरा आप सवाल कर है। तारिक भाई, आपने करना है क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन हो जो 100 जानों का एक साथ क्वेश्चन एक ही आदमी कर दे। पहला क्वेश्चन वो वाला क्वेश्चन हो जो 100 आदमियों का क्वेश्चन हो, वो वाला करो। है हाँ, वो क्वेश्चन आप करेंगे, खड़े हो जाए आप, दे माइक दे इनको। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ मेहमान और आप सबको। मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि डिजिटल इनवॉइस की बात हो रही है, तो जो आप लोगों ने बताया है कि ये जो 4 इंडिकेटर होंगे, इसके अलावा जो जो भी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो क्या करेंगे कि वो या तो मैनुअल चला रहे होंगे अपने खातों को, या फिर कोई ना कोई सॉफ्टवेयर उन्होंने लिया हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक बिजनेस है और मैंने सॉफ्टवेयर लिया हुआ, मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ। इट्स मीन कि अब उसके पास चॉइस है कि वो एफबीआर के पास, प्राल के पास जाकर और वो इंटीग्रेट करवाएगा अपने सॉफ्टवेयर वाले से उनको, या आइदर वो उन्हीं जो आपने 3 लाइसेंसेस दी हैं उनको जाके करेगा। और ये तो वैसे एक सिंपल है कि जो हम मैनुअल काम कर रहे हैं या जो एक एक इनवॉइस डाल रहे हैं, वो अगर हम इस पे डाल देंगे तो और सिंपलीफाइड है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका काम आसान हो रहा है। ना कि आप ये समझ रहे हैं कि जो काम आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं वही आपको डिजिटलाइज करना है। तो बस एक क्वेश्चन इसमें ये है, मेरे ख्याल से सबका यही क्वेश्चन होगा कि जो लोग मैनुअल काम कर रहे हैं, या फिर उनको सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा, या जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्टेंस है उसको वो इंटीग्रेट करवा देंगे प्राल वाले। ये जहाँ तक मैनुअल वाला है कि जी मैनुअल के लिए हम इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जिसके पास अगर कोई सिस्टम नहीं है तो वो अपनी डेस्क जैसे नॉर्मली पहले इनवाइसेस को अपलोड करते हैं, सेम उसी तरह का इंटरफेस होगा जिससे अपनी इनवाइसेस अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह वो एक वेब ऐप भी डेवलप हो रही है, अगर किसी के पास सिस्टम भी नहीं है तो वो अपनी सेल फोन से अपलोड करना चाह रहा है इनवाइस, तो वो भी पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी बात, आपने कहा कि जी आपने सॉफ्टवेयर कहीं से परचेज किया हुआ है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर वेंडर है उसको वन टाइम आपको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटीग्रेशन कर सके। वो आप लाइसेंस इंटीग्रेटर कोई भी चूज करें चारों में से, लेकिन आपको इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट टाइम उसको एंगेज करना पड़ेगा, क्योंकि वो सिस्टम का आर्किटेक्चर जानता है। या तो आप एक्सपोज कर दें सिस्टम प्राल के लिए, बाकी लाइसेंस इंटीग्रेटर के लिए, तो वो आपको वो सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। अदरवाइज आपको वन टाइम के लिए एंगेज करना पड़ेगा अपना। वो जो जो एपीआईज हैं उनको वो जो कंज्यूम कर ले। ठीक है। तो इसमें मैं फॉलो अप ऐड करना चाहूंगा कि ये जो आप इंटरफेस जो देंगे जो मैनुअल का है वो भी फ्री ऑफ चार्ज ही होगा। जी जी, वो फ्री ऑफ चार्ज। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप जिस सॉफ्टवेयर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे तो वो किन किन सॉफ्टवेयर से कंपैटिबल होगा, उसकी आप एक लिस्ट इशू करेंगे, या आप क्या उसके अंदर एक्सटेंड करते रहेंगे कि जैसे जैसे पब्लिक की डिमांड आएगी, कि एपीआई सब में तो नहीं चलेंगे? नहीं नहीं, वो देखिए जेसन एक वर्ल्ड वाइड फॉर्मेट है, जो जैसे एक्सेल था अब एक लेटेस्ट वर्जन है जेसन का, तो वो है वो सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाता है कि प्रॉब्लम नहीं होगी। एसएपी अगर किसी के पास है, ओरेकल फ्रेंशियल है, कोई माइक्रोसॉफ्ट का ईआरपी आपके पास डायनामिक्स है, या आपका इन हाउस डेवलप्ड है, तो प्रॉब्लम कोई नहीं होगी। अगर कहीं पे किसी को टेक्निकल सपोर्ट की भी जरूरत होगी तो वो प्राल प्रोवाइड करेगा। ठीक है।
अच्छा, दूसरा मैं एक कर दूं, जो कंपनीज होंगी नॉर्मली और बड़े बिजनेसेस हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इस दौर में उनके पास कोई सिस्टम मैनुअल, सिर्फ और सिर्फ जो नीचे रिटेलर है, जो टेल पे है, उसके लिए शायद जरूरत पड़े। अदरवाइज तो कोई भी बिजनेस इस वक्त सिस्टम के बगैर मेरा नहीं ख्याल को रन हो रहा है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नहीं ये लोग हैं हम सब, और जो है ना न्यू कमर्स भी होते हैं, न्यू कमर आता है उसके लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि आपने जवाब तकरीबन दे दिया है, इसमें शायद कोई चीज ऐसी नहीं रही, और मैं बहुत जानूं का ये क्वेश्चन होगा, समझे। और इसके अंदर अगर कोई छोटी सी भी चीज रह गई है तो कोई हाथ उठाए और अपना इंट्रोड्यूस कराए कि ये चीज इसमें रह गई है, समझे। एक मिनट ये मैं इसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, मैं मौके का फायदा उठाऊंगा कि एफबीआर के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो सर मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि जो जो सॉफ्टवेयर की कंपैटिबल हो उसकी आप एक लिस्ट इशू कर दें, ताकि अगर कोई टैक्स पेयर है और वो फॉर एग्जांपल इक्का दुक्का हो सकता है वो पुराना फॉक्स प्रो यूज कर रहे हो, पॉसिबिलिटी है, तो वो अगर अपना प्रूव कर सकें कि फॉक्स प्रो, तो उनको इंटीग्रेशन के लिए टाइमलाइन एक्सटेंशन दी जाए कि भाई हमारा ये है, अभी इसका एपीआई कंपैटिबल नहीं है, इधर प्राल इज वर्किंग ऑन इट और वी आर गेटिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर मेड। ठीक है, अच्छी सजेशन है, हम लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे, और जो जो पुराने सिस्टम किसी के है उसके लिए भी फिर हम कोई सोल्यूशन डिवाइस करके उनको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू दिलीप भाई। किसी और ने क्वेश्चन करना, ऐसा क्वेश्चन करें जो सबका क्वेश्चन। मैं अपने नाम इसमें एक ऐसा सवाल करूंगा जो सबको मैटर करता है। देंगे, आप बेफिक्र हो जाओ, सबको आप देखेंगे 2 घंटे तक करें। आपने इनवॉइस का सिस्टम जो है वो प्रिस्क्राइब कर दिया है। एक सवाल पीछे से आ रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर द पर्पस ऑफ इनवॉइसिंग, उस पर आप कुछ राइट डालेंगे। देखिए, जो अभी सिस्टम में सेल टैक्स रिटर्न में चेंज आई थी कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट की बाइंडिंग कर दी थी एचएस कोड के साथ, जो वर्ल्ड वाइड यूनिट ऑफ मेजर चलता है, उसमें डेफिनेटली लोगों को प्रॉब्लम आई। लेट से मैं एग्जांपल देता हूँ, पेट्रोलियम प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड केजी में मेजर होती है, इसी तरह जो पेंट है, इवन क्या स्टिच क्लॉथ है, तो वो भी केजी में था। लेकिन उसके लिए अब सिस्टम में चेंज कर दी हुई है, जो मैन्युफैक्चरर्स मोस्टली जो अपने यूज करते थे यूनिट मेजरमेंट, लेट से क्लॉथ, अनस्टिच क्लॉथ के लिए मीटर, पेंट के लिए लीटर और पेट्रोलियम पाउडर के लिए भी लीटर, तो वो सिस्टम इस वक्त चेंज हो गया हुआ है जी। मेरे नहीं हुआ है जी, मॉडिफाई हो गया। नहीं हुआ। सब खामोश हो जाओ यार, इस तरह काम थोड़ी होगा। इसमें एक चीज अगर इफ आई कैन, जी मैडम आप बता दीजिए। जो आप बात कर रहे हैं ना, इसके यूनिट्स के मेंबर ऑपरेशंस भी आप लोगों से एड्रेस करेंगे और वो भी इधर आएंगे, तो ये रिलेटेड विद ऑपरेशनल साइड है, और इस पे एचएस कोड्स की यूनिफॉर्मिटी यहाँ तक हमने इंश्योर की हुई है, और जो इस वक्त जो रनिंग आप लोगों के मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो भी इंश्योर किए हुए हैं। अब अकॉर्डिंगली आप जब इनको अप्रोच करेंगे, अभी तो इट्स अ बिट टू प्रीमेच्योर आई गेस, इन द सेंस कि अभी आप पहले इन्हें अप्रोच करके आप अपनी नीड बताएंगे, और फिर ये अकॉर्डिंगली आपको, अगर आप इनको ऐसे अपना लाइसेंस इंटीग्रेटर चूज करते हैं या किसी को भी करते हैं, तो वो आपको उसी तरह से ही आप फैसिलिटेट करेंगे। हमारी तरफ से पॉलिसी में ये सारी चीजें डाल दी गई हैं। जावेद साहब मैं बात करूं? जुबैर आप बात कर लें। सबसे पहले तो आयशा फारूक साहिबा, जुबैर साहब बैठे हैं, डॉक्टर फहीम अहमद है, सबको अस्सलाम वालेकुम। पूरी आपकी टीम आप लेके आए, और लुक एट द पीपल, हमारे कराची के लोगों को आप देखें कितने इंथुजियाज्म है। कोई नई चीज अगर कोई एसआरओ आ रहा है, और ये इंथुजियाज्म उसको सीखने के लिए नहीं, उस डर की वजह से जो बाद में हमको भुगतना पड़ता है, अमूमन यही होता है। अभी जो आपने सारी बातें की हैं सर, उसके 2 बातें जो है ना, एक बात तो ये है कि हर 3 महीने के बाद एक एसआरओ आ जाता है। अब इस सिस्टम के बाद क्या होगा, कोई अमेंडमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, फिर ये एसआरओ आते रहेंगे? तो हर 3 महीने हम देखते हैं, 2-3 महीने तो कोई नई चीज आ जाती है। अभी जो एसआरओ आया है, देखिए दुनिया में अभी आपने कहा कि दुनिया में जो है ना ये इंटरनेशनल जो होता है, इंटरनेशनल मैंने चेयरमैन साहब को भी भेजा और मैंने मेंबर को भी भेजा, इंडिया का जो आपका है। देखिए एक बात यह है कि आप अगर इसकी यूनिट को खाली वेट में लिखेंगे, हाउ कैन एनीबडी जस्टिफाई दिस? मैं वेट से माल ही नहीं बेचता, मैं तो मीटर से बेचता हूं। अगर मैं और अगर मेरा कोई यूनिट है, लेट से एलईडी बल्ब है, वो मैं वजन से तो नहीं बेचता, वो यूनिट से बेचता हूं। तो दुनिया में सब जगह जहां भी ये सिस्टम है उसमें लिखा हुआ है
वेट ऑब्लिक मीटर्स ऑब्लिक यूनिट, ये होना चाहिए। अब फरवरी से जो है ये मामला हल नहीं हो रहा और कई रिटर्न्स फाइल नहीं हुए। फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि अभी तक रिटर्न फाइल नहीं हुए। अभी कहा ना ये हमने इसको सॉर्ट आउट कर दिया, ये सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। और मैं अभी तक उसको, और मुझे चेयरमैन साहब का जो मैसेज आया है उसमें भी यही है कि जी आप सर्वर साहब से बात कर ले। सर्वर साहब ने मुझे रिपोर्ट किया है कि वो हो गया है। तो कहाँ हुआ है, किधर हुआ है, अगर उसको हमको बताया जाए कि भाई कहाँ हुआ, तो वी कैन ऑलवेज। हम तो पागल हो गए, इतना प्रेशर है लोगों का, और इतने लोग हमको कांटेक्ट करते हैं कि भाई इसका क्या हुआ, हमारा रिटर्न फाइल नहीं हुआ। और आपके लिए भी ये प्रॉब्लम है, रिटर्न फाइल नहीं हुआ, फिर आपको डेट्स बढ़ानी पड़ेंगी, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा, फिर आप दूसरे नंबर पर ये है कि रियल टाइम इनवॉइसिंग की आप बात कर रहे हैं। रियल टाइम इनवॉइसिंग में मुझे आप ये बताएं कि ये आप कैसे उसको लेंगे, क्या सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे, या एफएमसीजी को आप पहले लेंगे, फिर होलसेलर्स को लेंगे, फिर मैन्युफैक्चरर्स को लेंगे, क्योंकि सब एक साथ तो नहीं आ सकते। यू इट विल बी इंटीग्रेट विद द टाइम। इंटीग्रेशन तो जब आएगी, जब मैंने उसको वहां पहुंचाया, मैं रियल टाइम इनवॉइस वहां गई, इसके बाद उसने उसको ऑब्जॉर्व किया, फिर उसने आगे बढ़ाया। क्योंकि मैं अगर मैन्युफैक्चरर है वो तो होलसेल को देता है, अगर उनकी उनकी सारी सिस्टम को अगर आप फॉलो करके वापस पहुंचेंगे तो ही हो सकता है, इससे पहले तो नहीं हो सकता। तो मेरा सवाल ये है कि ये जो बात आप कर रहे हैं ये कैसे होगी। इंटीग्रेशन का जो मामला है वो अगर एक फेज में अगर आप करने जाएंगे, मेरे हिसाब से मेरी एडवाइस ये है, इट शुड बी फेज वाइज के अंदर होना चाहिए, कि एक साथ इसको नहीं होना चाहिए। पहले आप एफएमसीजी करें, फिर वो करें, फिर एनेक्शन ए और जे जो है उसको अगर आप स्टडी करें, उसके अंदर काफी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, एनेक्शन ए और जे दोनों के अंदर। तो उसके अंदर हमारी वर्किंग की जरूरत है, हमारे साथ बैठना जरूरी है, इसके बाद ही हो सकता है। तो ये जो दो तीन चीजें थी मेरे हिसाब से थी। बट आई थिंक जो ना आप जो काम कर रहे हैं, जिसको करना चाह रहे हैं, और अगर ये होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशन और हो जाए, लेकिन आप विद द कंफर्ट ऑफ द टैक्स पेयर करें। आप जरूर करें, लेकिन उस तरह से करें कि लोग आज जिस पोजीशन में है उससे इजी पोजीशन में आगे जाए। ये नहीं कि उससे ज्यादा हम जो ना प्रॉब्लम्स में गिर जाएं और नए नए मसले आ रहे हैं और हम उसको सॉर्ट आउट भी ना कर सकें, फिर आपका सिस्टम बैठ जाए, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी खड़े हो जाएंगे। अब आपने जो भी लाइसेंसेज किसी को भी दिया है वो ठीक है, लेकिन आई थिंक this needs to be reconsidered. Yeah, this should be considered, and you may sit down with a small group of business community, जिसमें आप चेंबर के अंदर कुछ आपके भी थोड़े से लोग हों, हमारे भी थोड़े से लोग हों, उसके साथ हम बैठ के, क्यों प्रॉब्लम सारे आइडेंटिफाई हो गए इस पे, तो हम उसको जो है ना उन प्रॉब्लम्स को in a small number of people, we should decide and recommend to whatever the authorities are. You are the authority, Aisha Saiba, in the IT sector, you are the DG IT. So I think that these things needs to be evaluated, and then only, अगर आप haphazardly करेंगे, उसको बगैर सोचे हुए करेंगे, कहेंगे बाद में हम अमेंडमेंट्स कर देंगे, तो ये नहीं होगा इसमें, क्योंकि दिस इज अ रियल टाइम। मैंने अगर इनवॉइस लोड कर दिए, फिर इसके अंदर मैंने वापस लेनी होगी, तो रियल टाइम में आपके सिस्टम में पहुंच गई है, तो मैं कैसे उसको ले नहीं सकता। तो दीज आर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो इसके अंदर अभी हैं। तो व्हाट आई थिंक इज दैट यू शुड सिट डाउन इन स्मॉल नंबर, स्मॉल ग्रुप, एंड देन डिसाइड, एंड देन फिक्स द डेट ऑफ ऑपरेटिंग और अदरवाइज। Thank you very much once again, the FBR and entire team, and Chief Commissioner Saab and Fahim Ahmed Saab, and everybody sitting there. Aftab Saab, thank you very much. जुबैर भाई थैंक यू, आप भैया जवाब दे रहे हैं नईम साहब। जी थैंक यू जुबैर साहब, आपने काफी सारे इश्यूज को हाईलाइट किया। अब प्रॉब्लम यह है कि जी ये पहले यूनिट ऑफ मेजरमेंट को अगर हम देखें तो एफबीआर को जरूरत क्यों पड़ी कि जी यूनिट ऑफ मेजरमेंट को स्टैंडर्डाइज कर दें। इसलिए कि जी मोस्टली जो टैक्स पेयर हैं वो ऑनेस्टली अपनी रिटर्न डिक्लेरेशन फाइल करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो सिस्टम को बाईपास चीट करने की भी कोशिश करते हैं। अब उनको भी एफबीआर ने एड्रेस करना है कि जी कोई रेवेन्यू लीकेज है उसको प्लग किया जाए। तो इसके लिए जरूरत थी कि जी जो आप चीज इंपोर्ट करते हैं या बाय करते हैं लोकली और उसको सेल करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी रिकंसिलेशन हो सके कि आपने 10 यूनिट परचेज किए और 10 ही सेल किए। तो इस वक्त सिस्टम में ये प्रोविजन नहीं थी कि जी अगर लेट से एक टैक्स पेयर क्या करता था कि जी वही आइटम को अगर मीटर में ले रहा है तो आगे कोई लीटर में सेल कर रहा है। तो इसको रोकने के लिए ये था। ठीक है, इसमें अभी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है सिस्टम में, और वो इंशाल्लाह ये इम्प्रूव हो जाए। अगर आप ये जो बात कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ मैन्युफैक्चरर्स की। अब मैन्युफैक्चरिंग में अगर पिछले 100 साल से या 50 साल से अगर मेरी यूनिट है, उसको मैं कपड़ा में बनाता हूँ और उसको मीटर्स के साथ उसको सेल करता हूँ। अब मैं कहाँ से लेके आऊंगा कि मैं उसको वेट कैसे करूंगा?
वेट को फिर मैं जस्टिफाई कैसे करूंगा? क्योंकि अगर आप कपड़े के अंदर देखें तो अगर पॉलिएस्टर का कपड़ा है जिसमें शॉर्टेज आती है, उसके अंदर 8%, 10%, 15% शॉर्टेज आती है वो, लेकिन वेट के अंदर वो वापस आ जाता है। इसके बाद इसमें कट पीसेस निकलते हैं, बी ग्रेड्स होते हैं, ये तो सारी, हम तो फ्रेश माल बेचते हैं, उसको हम काउंट फॉर कर लेते हैं, आपका रेवेन्यू लॉस उसमें नहीं होता। इसलिए कि अगर मिसाल के तौर पर उसमें 15% श्रिंकेज आई या कोई और चीज आई, इट इज कैलकुलेटेड इन द कॉस्ट। So the cost of sales already escalates by way of, क्योंकि मैं अपने पैसे तो नहीं छोड़ूंगा उसको आपके सेल्स टैक्स के लिए। अगर मैंने कोई 100 रुपए का वो आया, 15 रुपए की वेस्टेज आए, तो 115 रुपए पे मेरा 10 रुपए नफा है, मैं 125 रुपए में उसको बेचूंगा, तो उसके अंदर वो बिल्ट इन हो जाता है। लेकिन मोड ऑफ सेल जो है वो मीटर्स में है, उसके अलावा नहीं हो सकता। आप मुझे बताएं एलईडी बल्ब कैसे आप वेट से बेचेंगे? बेच सकते हैं, टेबलेट्स या फार्मास्यूटिकल आप बेच सकते हैं। तो ये जो नहीं, ये इधर स्टैंडर्ड्स हैं, दुनिया के अंदर है। आपको मीटर के साथ मीटर मिलेगा और आपको उसको इंटीग्रेट करेंगे। आज भी आपकी ऑडिट के अंदर हम उसको जस्टिफाई करते हैं। मिसाल के तौर पर हम डाइज लेते हैं वेट में, लेकिन जब हम कपड़ा डाई करके देते हैं तो वो हम मीटर में देते हैं, बट वी जस्टिफाई दैट। ये जो नहीं, ये वेट का आया था, इसका ये खर्चा है, और एक जो थोड़ी हिस्ट्री बनी हुई है, प्रोफाइल है। और दूसरी आखिरी बात ये है, 4 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए आप 90%, 94% लोगों को आपके हैरेसमेंट करेंगे उसको कि तुम वेट में आ जाओ, तुमको यो नहीं करेंगे। सर ये तो नहीं हो सकता ना, प्लीज। आप इसको यू ट्राई टू रियलाइज दैट यू आर टॉकिंग, यू हैव टू अंडरस्टैंड के मैसेज क्या कर रहे हैं। आपने खुद कहा और मैं भी बिलीव करता हूं कि ज्यादातर लोग 94%, 95% प्लस लोग अपना रिटर्न जो है ना वो ईमानदारी से फाइल इसलिए करते हैं कि आपने सिस्टम बड़ा अच्छा बनाया हुआ। ये भी हमने कोई बहादुरी नहीं की, वो सिस्टम ये है कि मुझे इनपुट लेना है। अगर मुझे इनपुट लेना है तो सेल्फ पुलिसिंग वाला आपका निजाम है, वो मुझे इनपुट लेना है तो मैंने उसका पूरा अंडर इंटेल करना पड़ता है, उसको जस्टिफाई करना पड़ता है, उसकी पेमेंट्स दिखानी पड़ती हैं, फिर मैं उसको एडजस्टमेंट ले सकता हूँ और अपने बुक्स में जमा कर सकता हूँ। इसके बगैर तो मैं कर ही नहीं सकता। तो दैट इज, क्योंकि इसको आपको फौरी तौर के ऊपर कई लोग फाइल ही नहीं कर सके, देयर इज नो वे आउट। अब मैं उसको कर ही नहीं सकता हूँ फाइल, तो आपको इसको जो नहीं ओब्लिक वाला सिस्टम मैंने इंडिया का भेजा है, आप कहेंगे मैं आपको भी भेज दूंगा, सरवर साहब को मैंने भेजा हुआ है, चेयरमैन एफबीआर को भेजा, लंगड़ियाल साहब को भी मैंने भेजा है। उसको जरा काइंडली इसको देख के एक्सपेराइट करके उसको करवा दें सर। ये नहीं हो सकता कि हम उसको मीटर में बेच के वेट के अंदर आपको रिटर्न फाइल करें, तो हो नहीं सकता। हमने वेट किया हुआ ही नहीं है, जब हमने कपड़ा बेचा तो उसको वेट तो किया नहीं हमने, वो तो चला गया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच जुबैर साहब, आपने इतना कॉम्प्रिहेंसिव 6-7 सवाल किए और वो सारे के सारे एक ही वक्त में आपने कर लिए, तो एक तरह से मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊं। आपका इंडिया का मॉडल हमने पढ़ा और साथ ही हमने ब्राजील का भी पढ़ा और साथ में ही हमने कंपैरेटिव्स किए। इंडिया में इस वक्त 66,000 लाइसेंस इंटीग्रेटर्स हैं और वहां पे कंप्लायंस रेट ऑलरेडी हो चुका है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये सिस्टम हैपहैज़र्ड तरीके से नहीं होना चाहिए, और इसी वजह से मैंने शुरू में ही सेशन के स्टार्ट में कहा था कि इस वक्त डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एफबीआर की एक ऐसी जर्नी है जिसमें एक इनिशिएटिव नहीं है। तो इसमें एक तरफ हम पॉइंट ऑफ सेल लेकर आ रहे हैं, एक तरफ हम स्वैप्स लेकर आ रहे हैं, एक तरफ हम सिंप्लीफाइड रिटर्न्स लेकर आ रहे हैं, एक तरफ हम आपके लिए सिंप्लीफाइड लॉज के चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और इसी की वजह से आपको बार बार ये एसआरओज नजर आ रहे हैं, क्योंकि हमने जो एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस थी जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ और मुश्किलात सहनी पड़ रही थी, तो उसको हमने सिंप्लीफाई करने का एक प्रोसेस इनिशिएट किया हुआ है। और यस, आपका फीडबैक जब आता है तो उसके साथ ही हम अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। इस सेशन को, चूंकि ये इतना बड़ा टॉपिक है एफबीआर का, इसको हम अगर डिजिटल इनवॉइसिंग की तरफ लेकर जाएं तो मैन्युफैक्चरर्स वाला जो आप कमेंट बता रहे हैं, जो यूनिट लेंथ का बता रहे हैं, हामिद साहब ने इसको अप्रूव किया हुआ है और इसको पराल अपडेट कर रहा है। आई डोंट नो कि उसका एग्जिस्टिंग उन्होंने रोल आउट किया हुआ है, लेकिन अभी आबिद साहब ने मुझे कंफर्म किया है कि उन्होंने ये मैन्युफैक्चरर्स के लिए रोल आउट कर दिया है। आपका चौथा सवाल जो था वो था रिगार्डिंग कि आप इकट्ठे ही एक वक्त से ये इनिशिएट कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर रहे सर। 709 के अंदर हमने सबसे पहले एफएमसीजी और कॉर्पोरेट सेक्टर की डेट की हुई है और उसके बाद हम रिटेलर्स के पास जाएंगे, और उसके बाद इवेंचुअली अगर किसी को, हमने यहाँ तक की गुंजाइश रखी हुई है कि अगर किसी को कोई मुश्किल होगी तो उसको हम डेट ऑफ एक्सटेंशन देंगे। तो ये नहीं है कि हमने अपने लिए, आप लोगों के लिए कोई दरवाजे बंद किए, और जितना अगर आप लोग, जितना आप हमेशा से कोऑपरेट करते रहे हैं, इसी तरह से आप आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि ये अगर आप लोगों ने जर्नी इनिशिएट करवाई है
तो इसको तकमील तक आप ही पहुंचाएं और इसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। आप लोगों की रिटर्न्स ऑटोमेटिकली जनरेट होने लग जाएंगी। रियल टाइम रिपोर्टिंग का फायदा क्या होगा? आपको ऑडिट के झंझट से नहीं, एक तरह से आपकी ऑटोमेटेड रिपोर्ट्स आ जाएंगी, हमारे लिए भी आपके लिए भी। तो एक सिस्टम जब बनता है तो बारिश का पहला कतरा होता है, वो इमीडिएटली नहीं आएगा। आपकी तरफ से क्वेश्चंस जितनी दफा भी आएंगे उनको हम आंसर करने के लिए हाजिर हैं, और हम अगर कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए एक हेल्पलाइन टाइप की फैसिलिटी में भी ऐड करवा दें कि कोई क्वेरी हो तो उसके अंदर आए, और वी विल कंटिन्यू टू एड्रेस इट। जी, The idea of helpline is very excellent. I think अगर कोई focal person helpline हो where we can have the immediate solution to our problems तो बहुत अच्छा होगा। अगेन मेरा एम्फेसाइज करूंगा कि जनाब आपके स्मॉल ग्रुप के अंदर एक दफा फिर इसको वन बाय वन तरीके के साथ अगर मुझे सॉर्ट आउट कर लें ताकि आपके पास एक जॉब आ जाएगी। ये पॉइंट है उनको मैंने क्या कहा था। फिलहाल ही से ये एक तरह से इनिशिएट करवा देंगे और इसके ये इनिशिएट हो जाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा मैडम, इसके लिए ऑलरेडी हमने एक इनिशिएटिव लिया है, वो मेरा ख्याल है कि विद इन वीक अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें टेक्निकल सपोर्ट भी होगी और दूसरी सपोर्ट भी होगी थ्रू CRM, जो हम एक्सपोज कर रहे हैं टैक्स पेयर को, लाइसेंस इंटीग्रेटर को, और जो सॉफ्टवेयर वेंडर्स हैं। अच्छा जुबैर साहब के एक दो और क्वेश्चन थे जो अभी भी है कि जी आप सिर्फ एक सेक्टर पे पहले जाएं, जैसे FMCG है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि अगर हम सबके लिए कर रहे हैं तो दरमियान में अगर मैन्युफैक्चरर जो है अपनी ट्रांसमिशन DI सिस्टम के थ्रू कर रहा है, रियल टाइम पे कर रहा है, और उसका होलसेलर जो है मैनुअली कर रहा है, तो सिस्टम कहीं पे स्टक नहीं होगा, वो मैनुअली कर सकता है, इनपुट ले लेगा, उसको अवेलेबल हो जाएंगी जैसे सेल टैक्स रिटर्न में पहले करता है। और अगर अभी तक इंटीग्रेट नहीं हो सका होलसेलर, तो वो बाद में हो सकता है, सिस्टम कहीं पे रुकेगा नहीं। दूसरी बात, इनका एक क्वेश्चन था कि जी अगर सिस्टम से इनवाइस इशू हो गई है तो वहां पे रिटर्न हो रही है, कोई गुड्स रिटर्न हो रही है, तो उसके लिए डेबिट नोट जो बायर है उसकी तरफ से डेबिट नोट इनिशिएट हो जाएगा, और उसके अगेंस्ट जो सप्लायर है जिसने वो इनवाइस इशू की थी उसको क्रेडिट मिल जाएगा वो क्रेडिट नोट के थ्रू। तो ये देखिए, अगर बायर का इंटीग्रेट नहीं है, वो अपने नेक्शर पहले भी तो जाके नेक्शर में डेबिट नोट डालता है ना, तो डेबिट नोट डाल देगा सिस्टम में, तो वो उसको दूसरे को नेक्शर C में मिल जाएगा। फिर एक सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो रजिस्टर्ड नहीं है, अनरजिस्टर्ड लोग हैं, मैंने उनको माल बेचा, उसका क्या होगा? ठीक है जुबैर भाई, ऑलरेडी भी तो ये सेल टैक्स रिटर्न में हो रहा है कि जी आप अनरजिस्टर्ड को बेचते हैं, और अनरजिस्टर्ड से ज़ाहिर है डेफिनेटली क्रेडिट नोट तो नहीं आता, तो उसको जिस तरह पहले आप मैनेज कर रहे हैं सेम उसी तरह वो मैनेज होगा। अच्छा, वो रियल टाइम में हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं देखिए, रियल टाइम में हो या मैनुअल, आपने इनवाइस तो दे दिए नेक्शर C में, पहले भी आप नेक्शर C में आप एंटर करते थे, अब सिस्टम हो जाएगी, सिर्फ मोड चेंज हो रहा है, मैनुअल से हम ऑटो पे जा रहे हैं, बाकी तो जो सेल टैक्स रिटर्न का पूरा प्रोसेस है वो तो सेम रहेगा। अच्छा, उधार का क्या होगा? एक मिनट में कोई सवाल ना करें, 1 मिनट रुक जाए। एक जनरल सवाल में पूछना था। 1 मिनट, 1 मिनट। ये अभी आबिद साहब ने जवाब दिए, सबको समझ में आया ये? हाँ, 1 मिनट यार, 1 मिनट। जुबैर भाई आपकी बात खत्म हो गई अब? एक आखिरी बात यह है कि हमारे पास हम जैसे इनवॉइस तो रोज बनाते हैं, प्रोसेस कर दिया हमने, माल तैयार हुआ, हमने इनवॉइस बना दी, हमने उसको इनवॉइस भेज दी। अब वो जो है ना, माल उठाता नहीं है, कभी कभार कोई और प्रॉब्लम्स होते हैं, पैसे नहीं देते, उधार के मामलात होते हैं, हम उसका माल रोक लेते हैं, तो उस सूरत में कभी कभार ऐसा भी होता है कि वी जस्ट डोंट गिव देम द डिलीवरी, और वो माल पड़ा हुआ होता है। तो वो उसके अंदर जो ना कुछ ऐसी चीजें होंगी, तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये लिटिग्रिटीज है जिनको हम एक दफा इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हम उसको बैठ के हल कर लेंगे। डू यू प्रॉमिस फॉर दैट सॉल्यूशंस? जी, वी एग्री विद दैट। आपको जो भी सॉल्यूशंस होंगी, हम एक इंटरेक्शन का सेशन का गाइडलाइंस भी दे देंगे, जिसमें आप लोगों के मल्टीपल सेशंस एज पर क्लस्टर्स। मेरी तरफ से रिक्वेस्ट ये होगी कि आप एज पर सेक्टोरल सेशंस रखें, ताकि एक सेक्टर को इंटेंसिव तरीके से हम एड्रेस कर लें। ये अच्छा आइडिया, सेक्टोरियल होना सही है। बिल्कुल बिल्कुल, एक सेक्टर को ले लो, अच्छा, ठीक है, बिल्कुल सही। जावेद भाई, से बात हुई है और हम PF में करेंगे, वहाँ हॉल में। अब 1 मिनट नहीं, वहाँ ज्यादा लोग कैपेसिटी होगी। हाँ, ऐसा सवाल होना चाहिए जो सबका हो, आपका अकेले का ना हो।
जी सर, शाहलाल, एक यूटिलिटी कंपनी से मेरा ताल्लुक है। एक तो सर मेरा ये सवाल है कि क्या प्राल का सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि 1 जून तक वो सारे जितने भी पर्सन उसको इंटीग्रेट कर पाएंगे? ठीक है, अगर नहीं फिर हमें दूसरे के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह मैडम ने कहा कि वो पर इनवॉइस जो है वो 10 रुपीज चार्ज करेंगे, तो मिनी 10 तक रुपया भी हो सकता है, और पराल जो पहले अगर वो फर्ज करें वो 10 रुपीज हो, तो अब जिस तरह हमारे कस्टमर है 3.3 मिलियन है, तो 33 मिलियन मेरी वैसे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गई है। ठीक है, तो उसको किस तरह कैटर करेंगे? ताकि जो प्रेजेंटेशन में पार्ट आप साथ बता दें। और मैंने भी बताया था कि जी बैक एंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एक ही है, वही एपीआई लाइसेंस इंटीग्रेटर यूज कर रहे हैं जो प्राल यूज कर रहा है। आपकी जो ट्रांसमिशन है टैक्स पेयर की लाइसेंस इंटीग्रेटर तक, उसकी अपनी एपीआईज होंगी जो उसने रैपर हमारी एपीआईज के ऊपर अपना रैपर लगा के आपको एक्सपोज की हैं, जो आप अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करेंगे। लाइसेंस इंटीग्रेटर से प्राल एफबीआर के डाटा सेंटर तक एक चैनल है जो वही प्राल फॉलो कर रहा है। प्राल सिस्टम आपके सिस्टम से उठा के डायरेक्ट एफबीआर के डाटा सेंटर से लेके आ रहा है। जो दूसरा लाइसेंस इंटीग्रेटर होगा वो अपने सिस्टम पे पहले उसको सेव करेगा और उससे आगे फिर उसी चैनल के थ्रू डाटा सेंटर में जाएगा। अगर वो कैपेसिटी वाला इशू कोई नहीं होगा, सारा जो सिस्टम है वो मैनेज प्राल ही कर रहा है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करो तो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की चॉइस की आपका सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये है, जो आप कह रहे हैं कि आप डाउट कर रहे हैं कैपेसिटी ऑफ पराल टू हैंडल इट। आप अभी उन्होंने आपको अपना टेक्निकल एनालिसिस बताया कि उनके पास ये पहले से ही मौजूद थी। अगर आपको वो सिस्टम नहीं ऑप्ट कर रहे सही लग रहा, तो दूसरे जो इंटीग्रेटर्स हैं उनके साथ आप नेगोशिएट करते हैं एज पर योर ट्रांजैक्शंस। अगेन यू आर रनिंग अ बिजनेस, यू वुड नो बेस्ट। एट द सेम टाइम द थर्ड थिंग दैट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर इज कि एफबीआर ने खाली इन 2 या 3 लाइसेंस इंटीग्रेटर्स के ऊपर अपनी जर्नी नहीं रोकी। हमने इसको सारा साल एज मेनी एज द एप्लीकेंट्स हु फील वो डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स के ऊपर इनिशिएट करना है, और वो अनकरीब वो भी हमारी वेब के ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाली आप बात कर रहे हैं, इसी को एड्रेस करते हुए जो चेयरमैन साहब ने एफबीआर ने इनिशिएटिव लिया था कि प्राल को एज ए लाइसेंस इंटीग्रेटर डिक्लेयर कर दिया कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करे। आप प्राल के थ्रू आ जाएं, अगर आप किसी को पे नहीं करना चाहते, अगर पे करना चाह रहे हैं मोस्ट वेलकम। आप ये यूटिलिटी कंपनीज पे एप्लीकेबल है, ये भी पूछना था। यूटिलिटी कंपनीज पे जी जी जी, तो अगर नहीं सवाल यही है ना जी जी कि पेमेंट की क्या किया। असल में वो यही चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमने प्राल को चूज कर लिया फॉर वट एवर रीजन, प्राल का सिस्टम डाउन हो गया, आई एम नॉट सेइंग डाउन होगा, वट एवर रीजन डाउन हो गया, तो इनको एक सेफ्टी नेट चाहिए फ्रॉम एफबीआर के बिकॉज इट इज नॉट देयर फॉल्ट, दे आर अलाउड टू चूज प्राल, इन्होंने प्राल चूज कर लिया टू सेव देयर कॉस्ट। लेट्स से प्राल का सिस्टम फॉर वट एवर रीजन इंटरनेट केबल कट हो गया, कुछ भी हो गया, डाउन हो गया, तो इनको सेफ्टी मैकेनिज्म चाहिए फ्रॉम एफबीआर सेइंग दैट करंटली द प्राल सिस्टम इज डाउन, तो हम पे पेनल्टी आयद नहीं होगी। ये सेफ्टी मैकेनिज्म बिल्ड करना पड़ेगा। ये वो अगर आप देखें लॉ को भी देखें तो उसमें जो पेनल्टीज हैं उस पे लाइसेंस इंटीग्रेटर पे भी हैं। सर वो मासरत के साथ दूसरी बात जो आप बात कर रहे हैं ना, प्राल का सिस्टम डाउन होगा, तो प्राल का सिस्टम डाउन होगा तो कोई लाइसेंस इंटीग्रेटर भी अपनी इनवॉइस जो है ट्रांसमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया कि जी पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम सेम है। कंप्लायंस डेट तो वही है ना सर। एक मैं जवाब देता हूँ उसका, एक मिनट सब लोग रुक जाए प्लीज। देखिए मेरा यहाँ पे काम है सबसे कंप्लेन लेना। 15 तारीख से एक दिन पहले जितना फोन मेरा बचता है मैं आपको बता सकता हूँ, सारी मार्केट वाले बैठे हुए हैं, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हुए हैं, सबके फोन आते हैं। सिस्टम डज गो डाउन इन इट्स करंट कैपेसिटी एंड इट माइट नॉट बी योर फॉल्ट, इट माइट बी समवन एल्सेस फॉल्ट, इट माइट बी एनीथिंग। व्हाट वी आर आस्किंग फॉर इज दैट यू add a fail-safe measure that the taxpayer, if he is doing compliance, he wants to do it by the date. If there is any reason, if there is any problem, they should not be penalized for it. ठीक है, अभी आप जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाली बात कर जिस वजह से रुका था, तो हमने एक सोल्यूशन इसके लिए दिया था कि ये हम एक कन्वर्जन मैट्रिक्स दे दें। कन्वर्जन मैट्रिक्स, अगर इंपोर्ट केजी में क्लॉथ हो रहा है तो आगे जो सेल हो रहा है लोकल मार्केट में मीटर्स में, तो उसका कन्वर्जन का हमें पता चल जाए कि इतने केजी का इस तरह कपड़ा है तो उसके मीटर्स कितने बनेंगे, वो अवेलेबल हैं, अब बिजनेसेस को भी पता है। ठीक है,
जी जो आपने अभी फरमाया ना कि आप ये यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं कि जो मीटर में है उसमें कितनी कमोडिटी रॉ मटेरियल की है या क्या चीज है। अब आप कोई बाजार से कपड़ा लेके आते हैं अपने शलवार कमीज के लिए, उसमें 80% कॉटन है, 10% फाइबर है, बाकी परसेंट जो आपका विस्कोस है। तो हाउ कैन यू गेट इट आउट कि भाई कैसे में मालूम होगा। हमारी मार्केटों में आज हमारी पैकिंग मटेरियल की इंडस्ट्री है, उसमें सालों साल से, पिछले 50 साल से हम लोग उसमें बैग लिख रहे हैं और उसका साइज लिख रहे हैं, दिस साइज, दिस बैग, दीज आर द कंफर्म के सब दुनिया ये कर रही है पाकिस्तान में। अब उसको हम एकदम कह दें कि नहीं जी बैग नहीं, हम वो केजी कर देंगे, तो बिल्कुल घबरा जाएगा, भैया क्या बात कर रहे हो। हमारा साइज हमने आपको दे दिया और हमने इसी के बैग चाहिए और ये साइज है हमारा, तो उसमें कोई फर्क तो आपको शायद नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन आप इतनी डिटेलों में जाएंगे कि एक बैग में 1,00,000 डानिया का माल भी है, 500 डानिया का माल भी है, 400 डानिया का माल भी है, तो वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसको डिग आउट करने के लिए। दूसरी बात, पराल की आपने बात की, माजरत के साथ पिछले दिनों से पराल में जितनी शिकायतें आई थी या जितनी प्रॉब्लम आए थे वो एफबीआर को पता है उसके बारे में, और हम लोग हमेशा कंप्लेन करते थे कि भाई अब क्या करें, ये पराल नहीं चल रहा, पराल का सिस्टम डाउन हो गया है। तो क्या पराल को भी इतने कॉन्फिडेंटली कह रहा है कि उसमें इतनी कैपेसिटी है कि वो इतना कंट्रोल कर लेगा? क्योंकि पहले जो ऑलरेडी सिस्टम है उसमें हमें बहुत प्रॉब्लम आए हैं और उस प्रॉब्लम को हम आपको फैक्ट में बता भी सकते हैं कि हमने कितनी मेलें भेजी। कभी पराल के आदमी मिल गए, कभी नहीं मिले, कभी बिजी हुए, कभी टेलीफोन अटेंड नहीं हुआ, तो उसमें हम लोगों को काफी तकलीफ पहुंची है। अब आप कह रहे हैं ये पराल इतना कॉम्पिटेंट हो गया है कि पूरा डिजिटल इनवॉइसेस वो ले लेगा, पूरा कंट्रोल कर लेगा, विच आई डाउट माजर के साथ, क्योंकि प्रॉब्लम आपको आएंगे। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अब देखें, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जो आपके लिए भी अच्छा है और जितने लोग बैठे हैं, जितने सनतकार ताजर बैठे हैं, उनके लिए भी बेहतर है। आप 1-2 महीने इसको ट्रायल पे चलाएं और देखेंगे भाई ट्रायल के अंदर पराल की कितने प्रॉब्लम है और लोगों को कितने प्रॉब्लम है। अगर वो आपको समझ आ जाए तो फिर बेशक इसको हतमी फैसला कर लें, क्योंकि अभी आपको बड़े मसले आएंगे और पराल के बाद इतनी घंटियां बजेगी, जैसे उन्होंने कहा कि मेरे को तो बहुत घंटियां आती हैं, एफबीआर ने खुद कंफर्म किया। तो इसका मतलब एफबीआर में भी प्रॉब्लम आते हैं, हम इनको बात करते हैं, ये कहते हैं पराल के पास जाओ। अरे भाई पराल नहीं मिल रहा तुम किसके पास जाएं? बाकी फिर मेरे पास कोई हल नहीं है उसको, आप पराल के पास जाएं। हम पराल को ईमेल करते हैं, जो आपका इंतजार करते हैं, नहीं आता। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी माशाल्लाह अभी कैपेसिटी इतनी बढ़ गई होगी, जितने कॉम्पिटेंट आपके पास लोग आ गए होंगे, इस सारे मैटर को जो रिजॉल्व कर सके। तो उसमें कोई गुंजाइश रखें, आप 1 महीने का उसको ट्रायल बेसिस पे चलाएं। लेट्स सी कि उस ट्रायल बेसिस के ऊपर कितने मसाइल आ रहे हैं आपके, क्योंकि इनको तो मसाइल आएंगे, अल्टीमेटली एफबीआर को मसाइल आएंगे, अल्टीमेटली रेवेन्यू कम होगा आपका जमा। तो इसलिए इसको जरूर देखना है। और वो जुबैर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी पैकिंग मटेरियल जो यूज टू है या जो कुछ भी हम कर रहे हैं आज तक 50 साल से, वो आप कहेंगे वन नाइट वो दूर हो जाए तो माफ करना वो नहीं होंगे, रातों रात आप कहेंगे तो चेंज कर दो। अरे भाई हम चेंज कर देंगे, स्लोली ग्रेजुअली चेंज करेंगे ना, तो उसके टाइम तो देना चाहिए ताकि जो लोग हमारे बाहर हैं वो भी उसके साथ रिलेट हो जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग भी वही हो जो पराल की अंडरस्टैंडिंग है। थैंक यू वेरी थैंक यू शौकत भाई। इसपे जो है ना मैडम, जो है ना लॉ के अंदर चेंजिंग का और इशू आएगा, मगर कोई ना कोई उसका रास्ता ढूंढना चाहिए ताकि लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो और ग्रेजुअली लोग सिस्टम में आते जाए। अच्छा बिलवान साहब, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये पराल का सिस्टम डाउन नहीं हुआ पिछले दिनों। प्रॉब्लम ये है कि जी जो टैक्स लॉ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जो एफबीआर हमें कहता है कि ये सिस्टम चेंजेस कर दें, उसकी वजह से कहीं पे टैक्स पे स्टक होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिस्टम डाउन है, सिस्टम फंक्शन होता है। वो कहते हैं कि हम मीटिंग खून आते हैं कि पागल हो जाते हैं। नहीं, पराल और एफबीआर अलग नहीं है जी, हम भी एफबीआर ही हैं, एफबीआर का पार्ट है। नहीं अलग नहीं है। अगर अलग होते तो ये हमारे साथ नहीं आते। ना होते। क्वेश्चन अगर क्वेश्चन हो जाए। मेरा नाम सलीम है और मैं एपीआई को इम्प्लीमेंट करता हूँ।
मुझे जो है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स इशू आ रहे हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स। आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन आईआरएस के ऊपर है वो डिफर कर रही है आपके जो जेसन फॉर्मेट आईआरएस के ऊपर दिया हुआ है। हेल्पलाइन पे मैंने कॉल की है, वो उन्होंने एक ही बंदे का नंबर दिया, मेरे ख्याल है पूरा पाकिस्तान सिर्फ एक ही शख्स देख रहा है इस वक्त। तो इसके अलावा जो है वो 30 अटैम्प्ट्स जो है वो आपने सैंड बॉक्सिंग अलाउ की हुई है, उसके बाद एरर कोड आ जाता है HTTP 220। तो ये काफ़ी सारे टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके बिना पर ये इम्प्लीमेंटर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता इन चीज़ों को। तो इसके लिए आपने क्या करेंगे, ये स्पेशली ये जो 30 अटेम्प्ट्स का जो ऑप्शन दिया है इसके बाद हम क्या करें? नॉर्मली पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि एपीआई जो सैंड बॉक्सिंग की एपीआई होती है वो ओपन होती है, लेकिन आप लोगों ने एपीआई उसकी सैंड बॉक्सिंग की एपीआई पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ती है। इसके बाद एक जो है इंडिविजुअल, उनकी तो अभी तक आज तक एपीआई नहीं आई है। वो कह रहे हैं जी आपने इंडिविजुअल, आप सेल टैक्स रिटर्न आप वो इंडिविजुअल बेसिस पे अप्लाई कर रहा है, अपना सेल कर रहा है, टैक्स कर रहा है, सारा कुछ पे कर रहा है, लेकिन उसकी सैंड बॉक्सिंग एपीआई नहीं आई। तो टेक्निकल काफ़ी सारी चीज़ें प्रॉब्लम है ये इस तरह, तो ये काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे इम्प्लीमेंट करते करते। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हमने कल भी मीटिंग्स हुई है हमारी, और कुछ सिस्टम में हम चेंजेस ला रहे हैं जिसमें हम ऑटो अप्रूवल और ये सारी चीज़ें ला रहे हैं। और जो कैपिंग आप कह रहे हैं कि इनवॉइस की 30 पे कैप हो रहा है, उसको भी हम रिमूव कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। और ये ओपन कर रहे हैं सैंड बॉक्सिंग को, और उसमें हम सिनेरियो बेस्ड इसको कर रहे हैं कि ऑटो एवेल्युएशन होगी आपकी इनवॉइस जो सैंड बॉक्स में आएगी, उसको हम ऑटोमेटिकली एवेल्युएट करेंगे, जिसके थ्रू उसकी हेल्थ का हम आपको बता देंगे। तो ऑटोमेटिकली ये जो थ्रेश होल्ड है, ये जो आपको इनवाइसेस बहुत ज़्यादा पोस्ट करके बार बार देखना पड़ रहा है, वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, आपको ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसी टाइम पे आपके एल्गोरिदम हमारे चल के उनको इनवाइस को वैल्यूएट करेंगे, और उसमें से आपको जो आपके फ्लॉज होंगे वो उसी टाइम पे रिटर्न हो जाएंगे। जी इंशाल्लाह ये इसी कमिंग वीक में इंशाल्लाह हमारा प्लान है। जी सामिकुम जी, जी सामिकुम, किया है हेलो। इसको तो चेक करके आप इसके लिए ना मैं इसमें देखिए, इसमें पराल की या एफबीआर की एफिशिएंसी में जो भी आपके इश्यूज हैं, हमने एक प्लेटफॉर्म इनिशिएट किया हुआ है जिसको बीडीटी कहते हैं। हमारे फील्ड फॉर्मेशंस में जिनसे आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है, उसमें आप अपनी जो भी कंप्लेंट बताते हैं, जैसे इन्होंने बताई, आप लोगों ने बताई है, हमें भेजते हैं, और हम इंश्योर करते हैं कि पराल वाले जो है इसको फौरन अटेंड करें, और फिर आप लोगों को कंप्लायंस भेजते हैं। और ये सजेशंस आप लोगों की तरफ से ही आई थी कि ये प्रोसेस फॉलो हो। फीडबैक हमने PSW डील कर रहा है इस वक्त, वो सेपरेटली एफबीआर के बिहाफ पे अलग से। अच्छा, इसमें मेरी एक तजवीज है। मैं पहले भी अपनी भी मीटिंग में कह चुका हूँ, पहले भी कह चुका हूँ, आप कभी भी ट्रायल को या एफबीआर को कंप्लेन भेजें ना, आप हमें भी एक सीसी भेज दें। और सिर्फ उसमें होता ये है कि जब हम डायरेक्ट देते हैं तो उनको डायरेक्ट पहुंच जाती है, क्योंकि वो सारे इशू एक साथ एड्रेस भी हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम एक्चुअली इंडिविजुअल्स के लिए वीवो की नॉट देयर टॉपिक, मैं इशू समझ गया, और जो अनेक्स्टेड जे और एज की आप बात कर रहे हैं वो तो मैं भी करूंगा बात उस पर, उसको तो छोड़ दें। सही, वो आप सही कह रहे हैं। देखिए, अगर आपकी लेट से अगर आपकी जीडी क्लियर ही नहीं हुई फरवरी में, तो आप उसको फरवरी में नहीं डाल नहीं सकते। तो जिस मंथ में आपकी जीडी क्लियर हुई है, वीवॉक ने क्लियरेंस डेट उस पर लगाई है, तो उसी माह में आप उसको सिस्टम में अवेलेबल कर सकता। नहीं, नेक्स्ट महीने में इसलिए किया कि उसकी डेट देखी क्लियरेंस की, डेट ऑफ नहीं जीडी के आपने खुद। अच्छा, मैं इस टॉपिक को, अच्छा मेरी एक गुजारिश है सबसे, अनेक्स्टेड जे और एच को फिलहाल छोड़ दें, इस डिस्कशन के लिए छोड़ दें, वो एक अलग टॉपिक है, वो हम ऑलरेडी टेकअप कर रहे हैं। हाँ, अभी एक मिनट, एक गुजारिश सुन ले। हाँ, एक आप पीछे सवाल क्वेश्चन उसके बाद अली साहब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अली सैफ मांगा, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। सब लोग खामोश हो जाए, सवाल कर रहे हैं। सर 2 से 3 रिजर्वेशंस हैं। जो IRS 2.0 रिवैम्प हुआ तो वो इटसेल्फ डिजिटल इनवॉइसिंग है, और ये निज़ाम जो
जो सेल्स टैक्स का पाकिस्तान में, ये इवन बरतानिया में नहीं है, बरतानिया में मैनुअल वैट क्लेम किया जाता है, फिर ऑडिट के टाइम पे इनवॉइसेस प्रेजेंट की जाती हैं। तो हमारे ऑलरेडी निज़ाम बहुत अच्छा है, वी डोंट नीड बेटर सिस्टम, वी नीड बेटर इम्प्लीमेंटेशन। कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड असेसमेंट ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न्स सेल्स टैक्स रूल में भी मौजूद है और सेल्स टैक्स एक्ट में भी मौजूद है कि अगर कोई बंदा बहुत एबनॉर्मल सेल्स कर रहा है या उसकी एक्टिविटी बहुत एबनॉर्मल है तो उसको आप ऑडिट कर सकते हैं। चले माना हम IRS 2.0 से चले जाते हैं इनवॉइसिंग पे। एक और सिग्निफिकेंट जो कॉस्ट ऑफ बिजनेस है वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं कि जो अभी तक लोग यूज कर रहे हैं वो क्रैक्ड वर्जन्स यूज कर रहे हैं, क्विक बुक्स के, जीरो के, ऑरेकल के। तो वंस वी ऑल गो टुवर्ड्स द इंटीग्रेशन, आई एम श्योर कि उसके लिए हमें लाइसेंस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जो साल का 2-2.5 लाख रुपए कॉस्ट करता है। कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स पेयर्स वी हैव, इट्स गोइंग टू बी अ फिनोमिनल नंबर जो आउटफ्लो होगा और हमारी मुल्क से ही बाहर जाएगा क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बाहर के हैं। तो अगर FBR को एक सॉफ्टवेयर खुद फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे किसी सॉफ्टवेयर कंपनी से MOU करके, जीरो, क्विक बुक्स, कोई भी, कि ये सॉफ्टवेयर भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करें, तो इंटीग्रेशन जो है काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो सकती है हम सबके लिए। और सर जस्ट टू बी श्योर, लाइसेंस इंटीग्रेटर चेंज हो सकता है बाद में कि अगर एक के साथ हमें प्रॉब्लम हो रही है, उनसे नहीं सही से हम काम कर पा रहे, या प्राल से हम कल को EY के पास चले जाएं या हबल के पास चले जाएं? ये आपकी चॉइस होगी, दैट इज ऑब्वियसली एवरी मैन्युफैक्चरर्स राइट, वो आप कर सकते हैं जी। वंस यू हैव देन यू कैन चेंज दैट जी। फ्री ऑफ कॉस्ट पहले जो बात हुई थी कि जी एक मिनट जवाब देने दें जी प्लीज। सॉफ्टवेयर तो देखें, वो आप लाइसेंस सॉफ्टवेयर लें या अनलाइसेंस लें, वो आपकी हेडेक है। आपने हमारी जो API है प्राल की या लाइसेंस इंटीग्रेटर आपको जो प्रोवाइड कर रहा है उसको अपने सिस्टम के साथ कंज्यूम करना है और उसके थ्रू ट्रांसमिशन करनी है। तो मेरा नहीं ख्याल इस वक्त जो जितने भी सिस्टम अवेलेबल हैं वो बेशक इन हाउस डेवलप्ड है, कोई ERP है या आपको फ्री कोई मिल रहा है, तो उसमें ये प्रोविजन होती है कि JSON फॉर्मेट को अडॉप्ट कर ले और उसके थ्रू वो APIs को कनेक्ट कर ले। अगर फिर भी मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रॉब्लम आती है तो प्राल टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए अवेलेबल है। मगर जो ये कंपनी कर रहे हैं कि हमको कोई जवाब ही नहीं आता, देखिए इसका 24 घंटे देखिए, इसके लिए हम जो कॉल सेंटर को भी बाईपास कर रहे हैं, इसके लिए हम एक अलग से CRM का, जैसे मैंने कहा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का सिस्टम जो है लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें डायरेक्ट सिर्फ डिजिटल इनवॉइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें एड्रेस होंगी और देयर एंड देन एड्रेस होंगी। उसमें 24/7 हमारी जो सर्विस अवेलेबल होगी, इंशाल्लाह उसको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। ये 24 आवर्स, ये 7 डेज, ये जो डिजिटल इनवॉइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। वैसे भी 24 आवर्स 7 डेज होनी चाहिए क्योंकि एक्सपोर्टर तो 24 घंटे काम करते हैं, छुट्टी के दिन भी काम करते हैं, रात को भी शिपमेंट की तैयारी करते हैं। ये 24 घंटे होना चाहिए, 24 आवर्स। तो ये जब तक ये नहीं करेंगे शिफ्ट चेंज मैडम, ये आप लिख लें क्योंकि ये बहुत जरूरी है। लोग प्लेन करे और जवाब नहीं आए। 8 to 11 है हमारा। एक मिनट 11 बजे तक। एक मिनट रुक जाए मैडम, ये आप कमेंटमेंट करें कि हम ये कर देंगे और इतने अरसे में आपको जवाब मिलेगा ही मिलेगा। उसकी टाइमलाइन होनी चाहिए, जवाब मिले उसको फौरन। ठीक है साहब, इंशाल्लाह इसको सवाल है पीछे से। मैडम एक चीज मैं आपको बताऊं कि इतनी सालों तक हम मेहनत करके FBR से हमेशा ये कहते थे कि टैक्स पेयर का स्टेटमेंट मिलना चाहिए। जैसे बैंक से हम अपना स्टेटमेंट लेते हैं कि कितना देना है, कितना लेना है, या अकाउंट में क्या है, या मैंने किसको दिया, किससे दिया। तो FBR ने एक डैशबोर्ड शुरू किया था, फिर वो डैशबोर्ड गायब हो गया। वो डैशबोर्ड से इतनी आसानी थी हमें कि हम हर महीने देख लेते थे कि हमारा स्टेटमेंट, मगर वो क्यों गायब किया, इसलिए किया, यहाँ कई लोग जानते होंगे। और उसके लिए मैं कई साल लड़ने के बाद, मुझे लगता है 10 साल तक मैं FBR से डिमांड करता रहा और 5, 6, 7 साल पहले ही होगा और फिर गायब हो गया। तो इसको कंटिन्यू करें क्योंकि इससे बहुत बड़ा फायदा है। डैशबोर्ड के बगैर जो नहीं, ये हमारा स्टेटमेंट है, हमें पता है कि हमने क्या देना। कई गलती होती थी, हम बताते थे कि गलत है, इसका हम एविडेंस भी देते थे।
मैं इस पॉइंट को लेके मेंबर ऑप्स के साथ डिस्कस भी कर लूंगी और वो खुद भी आ रहे हैं, तो आप उनसे डिस्कस करिएगा, यू विल गेट इट राइट। थैंक यू। मेरा नाम फुरकान अरशद है। मेरे दो सवाल हैं। पहला सवाल तो ये, भाई ने भी एक सवाल किया था कि वीडियो उठती नहीं है। लास्ट में मेरे साथ ऐसे ही हुआ है, 22 को मेरी गेट आउट हुई है, लेकिन लास्ट में रिटर्न में वीडियो नहीं उठी। अब उठेगी नहीं तो मैं जब रिटर्न फाइल करूंगा, मैंने अगर वो ऑन टाइम सेल कर उसमें एडवाइस काट दी होती तो अभी तो रोल टाइम में, तो अभी तो मुझे पे भी आ जाता, मैं उस वक्त भी पे कर देता और कैसे भी मुझे होगा रिफंड। तो एक इस चीज को देखना। नंबर 2, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे भी मेरी पर्सनली की जो है, आप अगर उसके साथ हम हो जाएंगे और आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट होगा कि आप लोग एक साथ उसमें आ जाएंगे। और मैडम ये भी बोलने लगी थी कि ऑडिट से भी आप बचेंगे, तो ये श्योर है कि अगर हम डिजिटलाइज हो जाएंगे तो ऑडिट से बचेंगे? कहा कि ऑडिट से आप बच जाएंगे। आप मैडम आदमी बोलने लगी थी। नहीं, मैंने ये बोलने लगी भी नहीं थी। मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको जब नोटिसेस आते हैं तो अक्सर चीजों के ऊपर आपके पास रेडिली अवेलेबल इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो उसके लिए एक्सेसिबल डेटा होगा आपके पास। ये एक मिनट आबिद साहब, एक मिनट। मैडम, मैं आपको एक बात बताऊं, मेन ऑब्जेक्टिव जो है डिजिटलाइजेशन का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही है कि वो रियल टाइम ऑडिट होता है। ऑडिट होना ही नहीं चाहिए उसके बाद, वो रियल टाइम, सब चीज रियल टाइम की बात हो रही है तो रियल टाइम ऑडिट होना चाहिए। उसके बाद क्या ऑडिट होना चाहिए? असल तो यही होना चाहिए, हर चीज रियल टाइम हो रही, तो फिर उसके बाद ऑडिट की तो गुंजाइश ही नहीं रही, वो तो हाथ के हाथ ऑडिट हो रहा है। सब यही अभी इस लेवल तक नहीं गई कि अगर टैक्स इशू कर रहा है और एफबीआर को 5 भेज रहा है तो वो एआई के थ्रू 5 ही पकड़ी जा सकती है। उसके लिए डेफिनेटली ऑर्डर एनफोर्समेंट करना पड़ेगा। I will not categorically move into that domain जो कि मेरा नहीं है। तो आप जो भी क्वेश्चंस कर रहे हैं वो मुझसे रिलेटेड फील्ड में, मैं आपको एक पॉलिसी के उस सेगमेंट के ऊपर आई हूँ जो कि हमने रोल आउट किया हुआ है। अब इसके अलावा ऑपरेशनल इश्यूज आपको क्या क्या आते हैं, पॉलिसी का रेट क्या आता है, आपकी इंटरेक्शन कस्टम्स के केस आते हैं, तो इन सब के लिए एक डिफरेंट डोमेन के ऑफिसर्स हैं जो कि आप लोगों के साथ काफी इंटरेक्टिव सेशंस करते हैं और करते रहेंगे। आप लोगों की क्वेरीज मैंने लिख ली हैं, मैं उनको पहुंचा भी दूंगी। आप लोगों को जो रिलेटेड सिस्टम के अंदर इशू आता है जो पराल से है, वो पराल चूंकि मैं मॉनिटर भी कर रही हूँ तो उसके ऊपर यस आई विल नोट इट डाउन के कॉल सेंटर के ऊपर है। पर मेरे ख्याल से अगर इंसान सुबह से लेके 11 बजे तक अवेलेबिलिटी इस वक्त एग्जिस्टिंग कॉल सेंटर्स की 24/7 में है और उसके बाद अगले दिन नहीं आती, तो इट्स अ गुड इनफ स्टार्ट सोर्सेज दैट वी हैव एंड वी आर रेडी टू गो अहेड विद 24/7 या कोई चैटबॉट या इस तरह की फैसिलिटी को हम इनिशिएट कर सकते हैं। और इस चीज को मैंने लिख लिया है, बट प्लीज कीप इट फोकस्ड डिजिटल इनिशिएटिव जिसके अंदर आप लोगों को हिकअप्स हैं। जैसे आपने सर बताया कि इसमें आप लोगों को लगता है कि रियल टाइम के बाद ये सारी चीजें हो नहीं सकती हैं, ये होता है। आई एग्री कि बाइफर्केशन, जैसे अगर बैग के अंदर डिफरेंट 9 एलिमेंट्स हैं तो उसकी बाइफर्केशन मजीद एचएस कोड के ऊपर करना एफबीआर के लिए मुश्किल होगा, तो पॉलिसीज के ऊपर काम करेगी और अगर होगा तो फिर हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये एक नई जर्नी है कैशलेस इकोनॉमी की और ये सिर्फ हमारी नहीं है, ये पूरी इंटायरिटी में गवर्नमेंट डिसीजन है। तो उसको अगर हम रोल आउट कर रहे हैं तो सिर्फ एक सेगमेंट को नहीं कर रहे हैं, मुख्तलिफ एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो आप लोगों को फैसिलिटी उसके साथ होगी कि आपको खाली एक का नहीं, काफी मल्टीपल आपके पास, हमारे पास इक्वली सेम पेन पिक्चर होगी जिसको हम चेंज नहीं कर सकेंगे। एक ये थोड़ा सा ऐलान, गाड़ी का नंबर है BST779, तो गेट के ऊपर है, अगर 20 हाथ की बता दें, मतलब वो सन मदरसा के पास है। BST779 वाइट रंग के कोरे है। आप जावेद भाई का पहना का फोर्स, we have to understand that they are not comparable. System में It was well taken and it was answered twice. Please, you're taking too much time on one issue that has been debated for so long.
आपका पॉइंट इज वेल टेकन सर। एक मिनट अब हम थोड़ा सा ना, अच्छा जैसे मैडम ने कहा कि अभी थोड़ा सा हम ये जो आपको प्रेजेंटेशन आई है इस पे भी 100 सवाल हैं। यहाँ पे ज्यादातर प्रैक्टिशनर्स ही हैं, ट्रायल वाले हमारे साथ बैठे हैं, इनका मौके का हम फायदा उठाते हैं। जो पॉलिसी मैटर्स होंगे वो मैं पहले भी कहा है, मैं अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ, आप लोग प्लीज लिख के भेज दें। आप लोग की आधे से ज्यादा जो डिमांड्स हैं वो हम वैसे ही कर रहे हैं। एंड एक्स्ट्रा जेई की भी सारी डिमांड हमें पता है, एज की भी पता है, उसके लिए हमने बहुत बड़ी मीटिंग की है यहाँ पे। ये सारे हम लोग डिमांड्स लेकर आ रहे हैं। वी आर ऑल्सो आस्किंग फॉर रिक्वेस्टिंग फॉर इट टू बी एक्सटेंडेड, कि वो जो है नेक्स्ट हमारा जो फाइनेंशियल साइकिल शुरू होगा कि उसके अंदर वो इम्प्लीमेंट कर दें। ये सब कुछ हम कर रहे हैं। अभी हम इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग पे बात करते हैं। सर साहब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है रिगार्डिंग वो पूछ नेक्स्ट पूछ ले। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानिश सलीम, आई एम वाइस चेयरमैन ऑफ फेडरल टैक्स कमेटी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। अच्छा, एक हम्बल सबमिशन थी कि आज की प्रेजेंटेशन अगर उर्दू में होती तो आई थिंक ये ज्यादा हेल्पफुल होती इस हाउस के लिए। अच्छा, ये ऑलरेडी बात कर ली है, कमिश्नर साहब से मैंने बात कर ली, उर्दू में ट्रांसलेट होके हम लगवा भी देंगे इंशाल्लाह। दूसरा सेकंड ये कि आज हाउस में प्रेजेंस सिर्फ इसलिए ज्यादा है कि मार्केट में परसेप्शन ये है कि जो डिजिटल इनवॉइसिंग की जो अमेंडमेंट्स आई हैं वो हर टैक्स पेयर के लिए, जबकि ऐसा नहीं है। आपने खुद क्लेरिफाई किया दिस इज फॉर एफएमसीजी। तो जो लोग एफएमसीजी में डील कर रहे हैं वो आई थिंक उनके लिए ज्यादा रेलिवेंट है ये चीजें के लिए, सबके लिए सब ओके। अगर आप पैसा रो देखें तो ओके ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया। और सर लास्ट में बात करना चाहूंगा, वही बात करना चाहूंगा कि सर इट शुड बी टर्न ओवर वाइज, इंस्टेड क्या बोले कि हर बंदा इसको डिजिटल लेके चला जाए। आई डोंट थिंक सो। अच्छा, ये प्रपोजल दिया है, ये हमने भी प्रपोजल लेके दी है कि फेज वाइज इसको कर लें। दिस इज द प्रपोजल फॉर एफबीआर, नॉट फॉर ट्रायल। ठीक है, नहीं फेज वाइज किया जा सकता है, लेकिन जो अपनी सप्लाई चेन को डिजिटाइज करना है, फिर बेशक वो उसका टर्नओवर 1 मिलियन हो या 1 बिलियन हो, तो सबने इस पे आना तो है डेफिनेटली, लेकिन ये फेज में रोल आउट किया जा सकता है। वो सर उसमें आपको ये अगर आप फेज वाइज करेंगे तो सर आपको आसानी ये हो जाएगी कि आपको इनपुट आ जाएगा उन टैक्स पेयर्स का जिनके पास ऑलरेडी आईटी डिपार्टमेंट्स हैं, जो ऑलरेडी इन चीजों को डील कर रहे हैं। वो ज्यादा बेहतर तरीके से गाइड करेंगे, और जब आप उसको फेज आउट करेंगे आम जनरल टैक्स पेयर के लिए तो उसको इंटीग्रेट करना आसान हो जाएगा। असल में अनोमली नजर आ जाएंगी। हम भी इसी चीज को फेवर कर रहे हैं कि अगर जैसे आप बड़े एफएमसीजीज को पहले टारगेट करते हैं, जो जिन्होंने ऑलरेडी इंटीग्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, जो हमें पता चला है, तो वो आपको ऑलरेडी अनोमलीज पॉइंट आउट कर देंगे, रेदर देन कोई स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जिसको इस चीज की इतनी समझ नहीं होगी। अच्छा, पीछे सवाल पूछना चाह रहे थे आप? थैंक यू वेरी मच। स्टार्ट में मैंने सुना कि इन्होंने बहुत सारी कंट्रीज की मिसाल दी, मेक्सिको, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा, यूनाइटेड अरब वो हो गया, एमिरेट्स हो गया या मेक्सिको हो गया, उन्होंने 2-2, 3-3 साल का टाइम दिया है वो नोटिफिकेशंस। अच्छा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अभी रिसेंटली 2026 तक का टाइम दिया है ई इनवाइसिंग का। तो या तो हम लोग बहुत ज्यादा आगे जा रहे हैं उनसे, या हम लोग बहुत ज्यादा फास्ट हैं कि हमें 1 महीना दिया जाता है कि पूरे कंट्री को ई इनवाइसिंग पे आप तब्दील कर दो, 1 हफ्ता दिया जाता है। अच्छा, इवन कौन सा ऐसा कंट्री है दुनिया का, अगर हम उस पर चल रहे हैं तो एटलीस्ट हम उनकी टाइमलाइन भी फॉलो करें। सिर्फ ये नहीं कि हम जो है पाकिस्तान में रहते हुए उनको कहे उनको फॉलो करना है, लेकिन उनकी टाइमलाइन नहीं हम देख रहे हैं कि वो 2-2 साल 3-3 साल लेते हैं और हम लोग हफ्ते का देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नाम बताओ, नाम क्या है? मोहम्मद अनस नजीम फ्रॉम एबल लेबोरेटरीज। एक सवाल का जवाब सुन लो। अच्छा अनस, थैंक यू, आपने इतना अच्छा पॉइंट आउट किया। सबसे पहले ये कि यूएई या बाकी किसी ने भी इनिशिएटिव अगर ले लिया और आगे एक्सटेंड करते रहे तो ये तो मुझे बहुत खुशी हुई है इसको सुन के कि हम इतना आगे किसी चीज में तो आए। और दूसरा ये कि आप लोगों को ये कहाँ से इस चीज की बात अभी तक क्लियरली समझ नहीं आई कि अगर आपको 1 जून और 1 जुलाई कहा गया है और अगर आपकी तरफ से एक रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी। अगर सिस्टम में कोई मसला आता है तो आप उसको लिखेंगे तो उसको एक्सटेंशन मिलेगी। और ये आई एम स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेंबर ऑप्स, क्योंकि जब ये डेट आ रही थी तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा उनसे डिस्कशन की थी कि ये किस तरह से ईआरपी में आएगा। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रेजेंट करेगा तो हम एक्सटेंशन करते रहेंगे। यही रोल जो डिजिटल इनवॉइसिंग की थी, इसकी 1 मई पहले डेट थी, जिसको अभी उन्होंने 1 जून किया है। सो द सिस्टम इज नॉट लॉक्ड। अच्छा, मेरा एक सवाल
अच्छा, ये अनस साहब, इसमें सारी इनवाइसेस, ईच एंड एवरी इनवाइस बेशक वो टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट है, जीरो रेट है जी। अच्छा, मेरे 3 सवाल हैं। पहला सवाल, ये व्हाइट लिस्ट आईपी के जो आपने एक ऑप्शन दिखाया है, उसके अंदर जैसे क्लाउड सर्वर है, अब वो पाकिस्तान में तो नहीं है अगर किसी के, तो ये वो वाली आईपी आप लोग सिस्टम की आईपी मांग रहे हैं जिस पे वो सिस्टम चला रहे हैं, क्योंकि जब क्लाउड पे आप चलाते हैं तो नॉर्मली आपको सर्वर की आईपी देनी पड़ती है। ये मेरा पहला सवाल है। ये आपको उस सिस्टम की आईपी हमें देने हैं जो जहां से इनवॉइस जनरेट होगी, और मोस्ट प्रोबेबली वो आपके क्लाउड से जनरेट हो रही है, तो वो क्लाउड के आईपीज आपने हमें देने हैं सारी। अच्छा, सेकंड मेरा सवाल ये है कि एक मेडिसिन से रिलेटेड मेरा सवाल ये है इंडस्ट्री से, कि एक लाइफ सेविंग डिवाइसेज में जो हम गवर्नमेंट्स को देते हैं, होता ये है कि हमने कोई स्टेंट दिया, बलून दिया, कोई ऐसी प्रोडक्ट उनको दी, अच्छा वो हॉस्पिटल में यूज हुई, यूज होने के बाद उसकी एक्सपायरी का बहुत बड़ा मैटर आता है, और दूसरा एक्सचेंज का बहुत बड़ा मैटर आता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर होता है कि ये साइडेड ज्यादा ऑपरेशन हो रहे हैं तो उसमें ये इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो हमसे एक्सचेंज कहते हैं कि आप हमें एक्सचेंज कर लें। अगर ये रियल टाइम की इन्वाइसिंग पे जब इन्वाइस चली जाएगी तो आप तो क्रेडिट मोड और डेबिट मोड की बात अगर कर रहे हैं तो ये एक्सचेंज और ये कैसे उसको हम कैटर करेंगे, इसमें पहले है। तो दूसरा जो नियर एक्सपायरी या डैमेजिंग वहाँ रहने के बाद अगर ये हो जाती है तो इसका क्या मैकेनिज्म होगा। तीसरा सवाल लोकल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। ये वो अभी जो आप हॉस्पिटल जिसको दे रहे हैं, क्या वो सेल टैक्स की में रजिस्टर्ड है? अब मैं मिसाल दे दूं कि आगा खान, NICED, अब ये तो आपके पास डाटा होगा। नहीं, देखिए, अगर तो वो इनपुट लेके अपनी रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाई हुई है और इनपुट लेते हैं, रिटर्न फाइल करते हैं, फिर तो डेफिनेटली रिटर्न के लिए उनको डेबिट नोट देना पड़ेगा। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो जाहिर है आप लेट से जैसे आप एग्जाम्पल देखें तो ब्रेड भी अगर वो स्टोर पे खराब हो जाती है तो वो भी रिटर्न होती है, तो उसमें ये होगा कि आप इनवाइस में अपनी में डालेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे होंगे जो रिप्लेसमेंट है। आप वो आइटम उठा रहे हैं, जीरो अमाउंट के साथ उसको दे रहे हैं, तो इनवाइस तो आपकी अभी भी ऐसे ही जनरेट हो रही होगी, तो इसमें भी आप इसी तरह कर देंगे, वो इनवाइस को अपलोड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, तीसरा सवाल मेरा ये लोकल मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अब एक मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, बहुत सारी कंपनीज की मेडिसिन होती है, होता ये है कि छोटी छोटी दुकानदारों को मेडिसिन जारी होती है, वो बॉक्स में जारी होती है। अच्छा, सुबह ऑर्डर आता है, ऑटोमेट करके इनवाइसेस भी चली गई, अब शाम में पता चला जो डिलीवरी करने वाला है उसने कहा यार ये वाली अब आप वापस ले जाएं, तो एक 100 रुपए की इनवाइस से लेके 1000, 5000, 10,000 तक की इनवाइसेस बनती हैं। तो ये तो आदमी बैठ के सिर्फ इनवाइस और क्रेडिट नोट ही बनाता रहेगा आपके लिए, तो इसका क्या और सोल्यूशन है? क्योंकि देखिए छोटी छोटी 100 रुपए वाला डब्बा भी है मेडिसिन में, 500 वाला भी है, तो ये तो छोटी छोटी बाइंग लोग कर रहे होते हैं, छोटे छोटे मेडिकल स्टोर जो हॉस्पिटल से बाहर हैं, तो उनके लिए क्या सोल्यूशन होगा? जो अभी इस वक्त आपकी क्या प्रैक्टिस है, पहले मुझे ये बताएंगे कि जी जो अभी आप इनवाइस है उसकी किस तरह सिस्टम में डालते हैं? देखिए, अभी तो हम सिस्टम में ऑर्डर आता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन के थ्रू ऑर्डर आया, ऑर्डर आने के बाद ऑटोमेशन के थ्रू उसने इनवाइस जनरेट कर दी, और शाम को वो अपनी सप्लाईज लेते हैं और चले जाते हैं और सप्लाई दे देते हैं। और जैसी तो जाहिर है कि आखिर में जब डेट आती है तो एक्सेल के ऊपर अपलोड हो जाता है। अब ये तो रियल टाइम में उसके इसका मतलब है कि जो आप इनवाइस जो इशू की है वो तक को बनती है, लेकिन अब जो रिटर्न आएगा उसके वाले तो रिटर्न तो ऑटोमेट नहीं बन सकता, ऑर्डर के थ्रू इनवाइस तो ऑटोमेशन से हो सकती है। अब कस्टमर ने अगर 100 पैक कोई चीज के लिए उसमें तो 2 चीज वापस कर रहा है, ऐसे अगर 1000 यहाँ पे मेडिकल स्टोर हैं तो वो अगर 2 भी करें तो बंदा रात तक बैठ के सिर्फ क्रेडिट नोट ही डालता रहेगा। देखिए, वो आपको क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा, आपका सिस्टम जब वो वापस लेता है। देखिए, नहीं तो टाइम फ्रेम नहीं टाइम आपका सिस्टम से अगर इनवाइस जनरेट होती है वो एक डेबिट एंट्री है ना आपके सिस्टम में, आपने उसको रिवर्स करना है तो क्या करते हैं सिस्टम में? उसको क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे ना, जब क्रेडिट करेंगे तो सिस्टम आपका जनरेट कर देगा क्रेडिट नोट जो हम तक ट्रांसमिट। अच्छा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी को फॉलो करना है। अच्छा, क्या ये इसका मतलब है कि जो आप अपने सिस्टम से इनवॉइस इशू करते हैं वो FBR को प्रॉपर बताते नहीं है? नहीं, ये नहीं करते हैं। नहीं, ये नहीं आप नहीं, मेरी बात सुने। नहीं, ये फिर आप मैनेज करते हैं, तो आप अब आपके सिस्टम से इनवॉइस एक इशू हुई, आपको सिस्टम नहीं रोक रहा, वो डेबिट एंट्री है, उसको आपने क्रेडिट करना है।
मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ, मैं आपकी बात समझ गया। अगर आप लोग की एंट्री एग्जिट एंट्री डेबिट क्रेडिट बहुत ज्यादा होगा, अभी आप एग्जिस्टिंग क्या करते हैं, मैं छोटा निजाम बता देता हूँ। छोटी फैक्ट्री या छोटा जो दुकानदार तो क्या करता है, वो अपने पास डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट आखिर में 30 तारीख को जो आखिरी हिसाब होता है वो चढ़ा देता है। आप अभी भी ये कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको महीने के एंड पे मांग रहे हैं ना, ये कौन सा कोई उस वक्त थोड़ी कह रहे हैं कि उसी वक्त आके कोई आपका स्टॉक भी नहीं चेक कर रहा, ये आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा सा रैप अप करने की तरफ जाएंगे। इस तरह से सवाल है, आपने 3 सवाल पूछ लिए हैं। अच्छा इसका पूछ रहे थे, इसके बाद आप आगे शॉर्ट आगे लास्ट सवाल। अच्छा इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है जरूरी तो नहीं है कोई भी इन हाउस हो, कोई इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर कोई कर रहा है तो जैसे 42 लोगों को लाइसेंस दिए गए हैं एफबीआर की तरफ से, और उसकी शिफ्ट इतनी ज्यादा है कि ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक छोटा जो काम कर रहा है या छोटा सॉफ्टवेयर हाउस भी अगर कोई काम कर रहा है और वो सारी चीजें नहीं पूरी कर सकता कि वो जाए पीसेफ से रजिस्टर्ड हो, ये पीछे भी दे, सारी चीजें करे और या उसका टर्नओवर भी इतना हो, ये सारी चीजें हो, तो क्या उनको ऐसे ही प्राल के थ्रू जब हम इंटीग्रेट करेंगे और लाइसेंस मिल जाएगा? नहीं नहीं ये नहीं होगा, और ये फोरम भी नहीं है सवाल पूछने का। ये आप डायरेक्ट एफबीआर को लिखेंगे, को देंगे टेंडर देंगे बिजनेस। मिसअंडरस्टैंडिंग है कि टैक्स पेयर को लाइसेंस लेना पड़ेगा, टैक्स पेयर के लिए कोई लाइसेंस नहीं है। हाँ एस्टिमेट इसके बाद वहाँ पीछे उनको दे देंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए अगर 100 बंदे मार्केट में काम कर रहे हैं तो जो 80 लोग हैं उनके पास किसी किस्म का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। हम नॉर्मल काम करते हैं, बाजार से इनवॉइस बुक खरीदते हैं, इनवॉइस काटते हैं, अपने रजिस्टर्स में खाता रखते हैं। तो पहले तो आपने एक तस्वीर पैदा करो जो जो आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर खरीदें, जो मुनासिब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आज की तारीख में मिलता है तकरीबन 1 लाख का मिलता है। तो उसके अंदर चेक करना पड़ेगा कि उसके अंदर API कैपेबिलिटी है कि नहीं होगी, तो उसको थोड़ा एडवांस में होना पड़ेगा। दूसरा उसके लिए टेक्निकली इतना मुश्किल होगा कि वो पहले तो नॉर्मल चीजें प्रोसेस करते उसके हाथ में चीजें, जब वो मशीन पर बैठेगा तो बहुत सारी चीजें उसको समझ नहीं आएंगी। फिर आपने उसके अंदर ये भी कहा कि डेटा की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। डेटा यूज हो जाए क्या करेगा? आज आईरिस की अगर वेबसाइट बंद हो जाती है थोड़ी देर के लिए, 24 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, हम सिर्फ वेट करते हैं, उसके डेटा की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जब दोबारा रिवाइज होती है जाती है उसके अंदर अपना डेटा एंटर करना सिंपल है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग में मेरे ख्याल में वो लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो रही है, जो तासुरात मुझे मिल रहे हैं लोग बड़ा डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि हम नॉर्मल जो लोग काम करते हैं वो उनका भी कुछ कर रहे हैं, उसके अंदर एफबीआर के इनवॉइस नंबर कैसे फैच करना, जो नॉर्मल काम कर रहा है उसमें वो QR कोड कैसे ले जाएगा? वो तो नॉर्मल काम कर रहा है, इनवॉइस भी खरीद के कर रहा है। और तीसरा मेरा एक और मशवरा है, चूंकि आप हमारे साथ हमारे काफी का फायदा उठा के कहना चाहता हूँ कि देखिए हमें दूसरे मामलों को फॉलो जरूर करना ही अच्छी चीज है, इसमें कोई भरोसा नहीं, लेकिन अपने कौम की तालीम में जरूरी सतह को और मिजाज को भी देखना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा कोई एडवांस चीज करेंगे लोग उससे एग्जिट करना शुरू हो जाएंगे, लोग कहना शुरू हो जाएंगे हमसे ये नहीं हो रहा है, बड़ी मुश्किल निजाम है। तो उसके लिए देखिए डिजिटलाइज ऑलरेडी आपकी बहुत सारी चीजें सारा डेटा उसके अंदर डाल रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बहुत नेक्स्ट जनरेशन चीज लग रही है, वो लोग बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट है। अच्छा एक चीज, हम लोग एक बहुत प्रोग्रेसिव नेशन है। मैं आज जुबैर बिलाल साहब के साथ आ रही थी तो मैं उनसे डिस्कशन कर रही थी चीफ कमिश्नर LTO के साथ कि हमारी जनरेशन ये है जिसने कंप्यूटर को आते देखा, इंटरनेट को आते देखा, फिर उसके बाद हमने उसको इतना चेंज किया, हमने मोबाइल को आते देखा, अब हम ठेले के ऊपर भी देखते हैं तो लोग मोबाइल यूज करते हैं। तो मुझे इस चीज के ऊपर बहुत एतराज है आपकी कि आप समझते हैं कि हम इतने प्रोग्रेसिव नहीं है। दूसरी चीज ये कि जो डिजिटल इनवॉइसिंग का ये है, हम किसी दुनिया से कोई अलग चीज नहीं इंट्रोड्यूस कर रहे, वही सिस्टम जो कि आप लोग अपने खाते के अंदर लिखते थे वो बना बनाया आपके सामने आ जाएगा। ERP की कॉस्ट वाला सिस्टम जो है वो भी इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो लेट्स टेक इट द वे इट इज। एक लॉ है वो आ गया, एक रूल है वो आ गया, और वो हमारा खाली एक खालिस एक स्पेसिफिक पाकिस्तान ने नहीं इनिशिएट किया, ये एक ग्लोबल फिनोमेना था जिसके ऊपर लोगों ने कहा कि हाँ अब हम इसकी तरफ मूव कर रहे हैं। और हम लोगों को अगर हमने इसको इनिशिएट किया है तो हम इसके ऊपर ये नहीं कह रहे कि हमने यहाँ पे प्रोसेस रोक दिया है या हम इसमें चेंजेस नहीं लाएंगे।
या आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, लेकिन इसके ऊपर सिस्टम जो है दैट इज सेट इन प्लेस। अच्छा देखिए, मैं हो जाएगा क्यूआर कोड लगा देते हैं, अभी आप फिक्र ना करें। मैंने पहले कहा है कि जी आप के पास मैनुअल प्रोविजन होगी, अपने डेस्कटॉप पे इनवॉइस एंटर करेंगे। जब इनवॉइस एंटर एफबीआर के सिस्टम पे जाएगी तो वहां से एक इनवॉइस नंबर भी इनिशिएट हो जाएगा, और जब आप उसका प्रिंट लेंगे तो उस पर क्यूआर कोड भी लग जाएगा। ठीक है, तो आप इस पे बॉदर ना करें। अगर आपके पास सिस्टम नहीं है प्रॉपर, तो आपको ये नहीं है कि जी एफबीआर मजबूर कर रहा है कि जी आपके पास सिस्टम प्रॉपर होना चाहिए, इसीलिए ये इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखी हुई है। एक तो ये है कि जी ये जैसे फॉर्मेट है वो किसी भी सिस्टम के साथ आप इसको ये अडॉप्ट आपका कोई भी सिस्टम इसको अडॉप्ट कर लेगा। दूसरी बात, यहाँ पे सिस्टम नहीं है तो वो आप मैनुअली अपनी इनवॉइस एंटर कर दें, कोई इशू नहीं है। जब आपके पास सिस्टम होगा तो आप इसको कनेक्ट कर लें। नहीं, इंटीग्रेट की बात नहीं है, इंटीग्रेशन नहीं है। आप पहले भी इनवॉइस एंट्री करते हैं सेल टैक्स, बिल्कुल उसी तरह आप जहां पे भी एंट्री, आपको इंटरफेस मिल जाएगा डीआई में, आप एंट्री करेंगे। सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा ना, सिस्टम तो आपके पास होगा ना, डेस्कटॉप या मोबाइल। यार आप हाँ, नहीं देखिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, मेरी बात सुन। अभी रिटर्न आप कैसे फाइल करते हैं? ओ यार मेरे पास बस, तो वह बिल्कुल उसी तरह आप कर सकते हैं। यार आईपी वाली नहीं है, एक मिनट आराम से। आईपी उसके लिए चाहिए जो आपके सिस्टम से कर रहे हैं। आप रजिस्ट्रेशन तो करवाएंगे, आप जिस सिस्टम से अपनी रिटर्न अपलोड कर रहे हैं उसका कोई ना कोई आईपी एड्रेस होगा, बस वही आईपी आपने प्रोवाइड कर देना। जी बिल्कुल मैनुअल। हाँ, आप सवाल करें, अब आप क्या सवाल करना है? मेरा नाम मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे से वाबस्ता हूँ। सॉफ्टवेयर कोई प्रॉपर जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए इसके लिए। ठीक है, मैनुअल आप कर सकते हैं एंट्री। हाँ, वो रियल टाइम पे आप करते रहे। सर ये आज आपने 10 इनवाइसेस करनी है, आप एंट्री कर दें, मैनुअल एंट्री कर दें। जब आप सबमिट करेंगे इनवाइस, सिस्टम आपको एक इनवाइस नंबर एफबीआर का उस पर लग जाएगा, प्रिंट करेंगे उस पर क्यूआर कोड भी सिस्टम प्रिंट कर देगा। सर ये आईरिस में ही होगा? जी आईरिस में ही होगा। दूसरी चीज मेरी एक सवाल ये था, जी आपने ये सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात की है, सॉफ्टवेयर डेवलपर भी लाजमी बात है इसमें, स्टेक होल्डर एज ए स्टेक होल्डर है। तो जब भी आपने कहा वन टाइम एंगेज करना पड़ेगा उन्हें, तो जब भी आप नए नए स्ट्रिंग्स या नई नई वैल्यूज रिक्वायर्ड करेंगे तो हमें डेफिनेटली अपने सॉफ्टवेयर जो डेवलपर है उसको दोबारा बुलाना पड़ेगा। इस हवाले से दे चार्ज एवरी टाइम। तो इस हवाले से पैराल खुद माशाल्लाह इतनी ताकत रखती है। तो जिस तरह से आईरिस 2.20 आपने मतलब वेब बेस्ड सोल्यूशन दिया हुआ है, तो इसी तरह का एक सोल्यूशन आप जो है वेब बेस्ड सोल्यूशन डिजिटल इनवॉइसिंग के ऊपर क्यों नहीं हमें दे सकते कि हम वहीं से ही अपनी डिजिटल इनवॉइसिंग जो है तो जनरेट कर लें, हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास जाना ही ना पड़े। सजेशन है जो कि चेयरमैन एफबीआर की है कि पराल एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा जो कि डाउनलोड किया जा सकेगा। अब इसको अकॉर्डिंग टू थ्रेशोल्ड्स करना है, कॉर्पोरेट करना है, ये डिसीजन अभी रहता है। ये बताया आपकी। तो देखिए, जो इस वक्त कॉर्पोरेट सेक्टर है उसकी डेट अभी तक जून की है ना। ये हमने शुरू में बात की थी, हमने कहा था कि अगर किसी कोई नहीं कर सकता तो उसके लिए फ्री ऑफ चार्ज सॉफ्टवेयर अवेलेबल किया जाए। तो ये इंस्टॉलेशन ले ली हमारी ऑलरेडी, और हमने ये भी कहा है कि पहले एक मिनट माइक देख के आवाज नहीं आ रही। माइक टैक्स पेयर से तो पूछने, पहले टैक्स पेयर से तो पूछिए, आफ्टर भी पूछ लेंगे। एक सवाल ले लें, ये भी ले लें, हम भी दे दें। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह हम पॉइंट ऑफ सेल में टैक्स पेयर अपने आप को बाय सेल खुद उस पर रजिस्टर कर सकते थे, तो उसमें पराल के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? ई इनवॉइस में बाय सेल हम रजिस्टर कर लें अपने आप को। सवाल ये है कि जिस तरह पॉइंट ऑफ सेल के अंदर
टैक्स पेयर अपने बिजनेस को बाय सेल्फ एफडीआर से इंटीग्रेट कर सकता था। तो फिलहाल के अंदर ई इनवॉइस में टैक्स पेयर अपने आप को क्यों बाय सेल्फ रजिस्टर नहीं कर सकता, क्यों थर्ड पार्टी से इंटीग्रेट करना लाजमी है? ऐसा ऑप्शन आपको उसमें प्रोवाइड करें कि टैक्स पेयर बाय सेल्फ उसको अपने आप को इंटीग्रेट कर दे पराल से, इस तरह पॉइंट ऑफ सेल के अंदर होता था। ये सेम सेम प्रोसीजर है, सच कोई नहीं है, सेम उसी तरह की आईपी है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक प्रोसेस है जो जो वहाँ पे इस तरह नहीं है, ये डिफरेंट है। और अल्टीमेटली जो डीओई और पीओएस सिस्टम इसमें मर्ज होना है, सेम सिस्टम है। लेकिन इंटीग्रेट करने के लिए किसी थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट तो करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी से करे। मैंने पहले कहा कि जी आप प्राल आपको टेक्निकल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, जिस तरह पहले पीओएस के लिए इंटीग्रेशन प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज, प्राल उसी तरह सेम इसके लिए भी करेगा। मीडिया वाले भाई, सॉरी भाई, आप भी टैक्स पेयर है, मेरा भी मतलब नहीं तो। हमें देखें बलवानी साहब, आप लोगों का सेशन अगर हो गया है, ठीक है, इसको अगर आपने रात 8 बजे तक चलाना है आप चलाएं, हमें कोई परेशानी नहीं है। हमें सिर्फ शॉर्ट लेना है, मैडम से शॉर्ट लेना है, आपसे बात करनी है। 10 मिनट की एक्टिविटी है, ठीक है। मीडिया यहाँ सारा मौजूद है। आज आपके प्रोग्राम को हमने खराब नहीं किया तो आप हमारा टाइम भी खराब ना करें। जज़ाकल्लाह। सवाल नहीं करना है हमें, उस पे कैमरे पे सवाल करना है। हाँ बिल्कुल, जाएं जाएं जाएं। ये आमिर हमारा नुमाइंदा है। एक लास्ट क्वेश्चन है सबके लिए, क्वेश्चन कर रहे हैं आप। एक लास्ट क्वेश्चन है सबके लिए। आबिद साहब, एक जनरली पीछे से आया है कि अगर कोई सामान बेचता है और फिर वो उसके गेट पे जाता है और गेट पे कस्टमर कह देता है कि नहीं हमें नहीं चाहिए, वो डेबिट नोट तो देगा नहीं, तो वो उसकी एंट्री को डिलीट करने का ऑप्शन मौजूद होगा? वो उसके लिए क्रेडिट नोट होगा, सप्लायर जो क्रेडिट नोट इशू करेगा उसके थ्रू वो सेटअप हो जाएगी। देखिए जो सेल है उसकी डेबिट एंट्री है, ठीक है, ये इसको खुद ही क्रेडिट नोट देगा तो अपने आप को दे सकता है, ठीक है। एक मिनट नहीं, इसके लिए हम प्रोविजन देंगे ही क्रेडिट नोट की। 4 में